आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एग्ज़ाम जो कि 2 जून को होने वाला है, उसके लिए हमने मैराथन सीरीज़ चला रखी है। इससे पहले के 9 वीडियोस आपको बहुत पसंद आए। ये 10th वीडियो में आप 2 नए टॉपिक कवर करेंगे। एक है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और एक आपका सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कह लो या बीईपी एनालिसिस। करीबन 60 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है और ये टॉपिक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ा जाता है। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ कि जब मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं तो कैसे वो मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर तरह से नॉलेज के पर्पज से बहुत अच्छा टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। 30 एमसीक्यू अपन इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के 30 एमसीक्यू आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है, कुल व्ययों के स्थिर व परिवर्तनीय व्ययों के रूप में बंटवारे द्वारा लागत नियंत्रण व निर्णय में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इस उद्देश्य के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। अभी तो मुझे पता है आप इसका फटाक से आंसर लगा लोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन जब ये क्वेश्चन वैसे आता है, बहुत सारे 100, 125 या 150 क्वेश्चनों के ढेर में आता है, तब आपको मार्जिनल कॉस्टिंग याद आए। इसलिए आप समझ लीजिए इसको कि ये क्या कहता है कि हमारे जितने भी खर्चे हैं, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो खर्चा होगा, लेकिन अगर टोटल खर्चों को हम फिक्स्ड खर्चों में बांट दें और वेरिएबल खर्चों में बांट दें कि कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है। मकसद क्या है? ताकि हम कॉस्ट को बेटर कंट्रोल कर सकें, ताकि बेटर डिसीजंस लिए जा सकें। इसके लिए जो आप मेथडोलॉजी या जो तकनीक इस्तेमाल करोगे वो होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। उसे हम कहते हैं सीमांत लागत विधि। सीमांत लागत विधि की विशेषताएं लिखी हुई है। इस पद्धति में खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटा जाता है। उसको बांटने से क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा। एमसीक्यू के थ्रू ही मैं आपका इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, पूरा बस बने रहिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, 2 अवधियों में कुल लागत क्रमशः 10,000 इकाइयों और 15,000 इकाइयों के लिए 50,000 व 65,000 रुपए है। सीमांत लागत प्रति इकाई कितनी है और स्थिर लागत क्या है? मैं आपको बताऊं, अगर आप कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग वाली बुक में पढ़ा जाता है और वहां पे आप ओवरहेड कॉस्टिंग देखोगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो है ही है क्या बात आप समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में आपने 10,000 यूनिट्स का उत्पादन किया और 10,000 यूनिट्स के उत्पादन करने पे आपका 50,000 का खर्चा बैठा, ठीक है। अब जब हमने सेकंड पीरियड लिया तो हमने ज़्यादा उत्पादन किया, हमने 15,000 यूनिट का उत्पादन किया। अगर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, 10,000 की जगह अगर आपने 15,000 यूनिट का उत्पादन किया, मतलब 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, 50% ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो आपकी कॉस्ट लॉजिकली 75,000 आनी चाहिए। भाई 50% प्रोडक्शन बढ़ाया है तो आपकी कॉस्ट 50% बढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी कॉस्ट इन्होंने बताया 75,000 नहीं आई है, 65,000 आई है। मैं बस आपको एक समझ देना चाहता हूं कि अगर मैं 15,000 इकाइयां बनाता और उस पर मेरी कॉस्ट 50,000 ही आती तो मैं बोलता फिक्स्ड खर्चा है। पहले भी 50 आया, अभी भी 50 आया, तो मैं फिक्स्ड बोलता। अगर ये 50% बढ़ के 75,000 हो जाता तो मैं बोलता कॉस्ट वेरिएबल नेचर की है। लेकिन कॉस्ट बढ़ी तो सही, आप देखो प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ी तो सही, पर उतनी नहीं बढ़ी। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट भी है और वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपको याद करना है, VCPU। मेरे नाम से ही है, विश्वजीत छतवानी, पर यूनिट नो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें आपको क्या करना है, एक तो देखना है चेंज इन कॉस्ट और एक आपको देखना है चेंज इन यूनिट, कि कॉस्ट में कितना बदलाव आया और यूनिट यानी आउटपुट में कितना बदलाव आया। जैसे 50,000 से 65,000 हो गया तो आपका कॉस्ट में जो बदलाव है वो 15,000 है और आपका जो यूनिट में बदलाव है 10 से 15, तो आपका यूनिट में बदलाव है 5,000। तो इधर 15,000 है, नीचे 5,000 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है आपका 3 रुपए पर यूनिट।
तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ी देर के लिए मान लो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सिनोनिमस है, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट है वो है 3 रुपए यूनिट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपने 10,000 इकाइयां बनाई होगी तो 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए, 30,000 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई। जबकि इस सीजन की कॉस्ट 50,000 है, तो बाकी की 20,000 की जो कॉस्ट है वो फिक्स रही होगी। और इस बात को मैं दोबारा साबित करने के लिए बोलता हूं कि जब आपने नेक्स्ट टाइम 10,000 की जगह 15,000 इकाइयां बनाई, तो 15,000 इकाइयों पे 45,000 रुपए की जो कॉस्ट है वो तो वेरिएबल रही होगी, 15×45 वेरिएबल रही होगी। और जबकि आपकी टोटल कॉस्ट अगर 65,000 आई, तो बाकी की जो 20,000 की कॉस्ट है वो फिक्स रही। यानी दोनों ही सीजन्स में आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपए यूनिट और फिक्स कॉस्ट है 20,000 फिक्स। तो सीमांत लागत 3 रुपए प्रति इकाई और स्थायी लागत 20,000 रुपए। ठीक है, आराम से, अभी ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, तो ये समझ में आपको आ गया है। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चनों के दौरान ही आप समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों सीखना समझना बड़ा यूजफुल है। सीमांत लागत के तहत उत्पाद की लागत में शामिल है। जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो हम केवल वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन कहता है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय केवल प्राइम कॉस्ट को ध्यान रखोगे, प्राइम कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल ओवरहेड को ध्यान रखोगे, प्राइम कॉस्ट के साथ फिक्स्ड ओवरहेड। तो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग की इस वाले खर्चे के साथ तो बनती ही नहीं है, क्योंकि सिंपल लॉजिक है भाई, फिक्स खर्चा तो फिक्स है, उसका प्रोडक्ट को बनाने से कोई लेना देना नहीं है। इस मेथड का जो मूल भाव है वो ये है कि हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना है या नहीं बनाना है, उसे क्या भाव पे बेचना है, उस समय केवल हम ये देखते हैं कि इसे बनाएंगे तो क्या लगेगा, जो लग ही रहा है, जो लगेगा ही लगेगा, जो नहीं बनाएंगे तो भी लगेगा, यानी फिक्स कॉस्ट को सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट पे तो ध्यान देते ही नहीं है। चौथा लास्ट ऑप्शन है प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ध्यान रखा जाता है। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप जो प्राइम कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट आप कॉस्टिंग पढ़ के आए हो तो आपको पता है, प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस कॉस्ट को अपन एक शब्द में बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। एक तो हम प्राइम कॉस्ट का ध्यान रखते हैं, और जितने भी आपके वेरिएबल ओवरहेड हैं, चाहे वो फैक्ट्री के वेरिएबल ओवरहेड हो, चाहे ऑफिस के वेरिएबल ओवरहेड हो, चाहे सेलिंग के वेरिएबल ओवरहेड हो, तो हम जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय हम प्राइम कॉस्ट का और जो वेरिएबल ओवरहेड्स है उनका ध्यान रखते हैं। तो किसका ध्यान नहीं रखते हैं? जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड हैं, चाहे वो किसी भी नेचर के हों, फिक्स्ड ओवरहेड का हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, इस तरह से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ कुल स्थायी लागत। तो आप मुझे बताओ कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? आंसर इज नो। क्या फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन घटने पर घटेगी? नहीं घटेगी। यानी अगर आपका प्रोडक्शन, जैसे आप आउटपुट बोल लो, वॉल्यूम बोल लो, आपका वॉल्यूम फ्लक्चुएट होता है, उत्पादन फ्लक्चुएट होता है, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट प्रभावित नहीं होती है। ये इसका सही आंसर है। तो भी फिक्स कॉस्ट प्रभावित नहीं होती है। अब कभी कभी गेम, वो आपके साथ एग्जाम में गेम खेल लेगा। अगर वो यूं लिख दे, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ प्रति इकाई, जैसे कुल शब्द की जगह अगर वो प्रति इकाई शब्द डाल देगा, तो फिर मेरा आंसर होगा प्रति इकाई प्रभावित होती है। अगर प्रति इकाई पूछेगा तो किससे, क्या है यार, ये समझ ही नहीं आ रहा। सोचो आपका जो रेंट है, आपका कारखाना है, कारखाने का आप 20,000 रुपये महीने का रेंट देते हो। अब अगर आप 5,000 यूनिट बनाओगे, अगर आप प्रोडक्शन करोगे 5,000 यूनिट, तो एक बार के लिए 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये हो गया आपका 4 रुपए पर यूनिट, है ना। अगर हम रेंट निकालें और रेंट को हम पर यूनिट अलोकेट करें, तो हमारा रेंट का खर्चा, जैसे प्रोडक्ट को बनाने में होता है मटेरियल का खर्चा पर यूनिट, वेजेस का खर्चा पर यूनिट, अगर हम रेंट को वसूल करें, एक अवशोषण लेखांकन पद्धति होती है, अगर हम रेंट को वसूल करें तो हम बोलेंगे 4 रुपए पर यूनिट। 2 मिनट और।
अगर सपोज करो अगले महीने में भी रेंट वो तो आपका 20,000 रहा, लेकिन आपका प्रोडक्शन हुआ मान लेते हैं 10,000 यूनिट, तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट अगर रेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो हुई 2 रुपये यूनिट। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट को कुल के रूप में देखोगे तो कुल तो पहले भी 20,000 लगे थे और कुल अभी भी 20,000 लगे हैं, लेकिन अगर आप इसे पर यूनिट के संदर्भ में देखोगे तो जब आपने प्रोडक्शन कम किया तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये रही और ज़्यादा रही, और अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम रही। तो एग्जाम में आंखें खोल के देख लेना कि उन्होंने आपसे कुल स्थायी लागत पे प्रभाव पूछा है तो आप बोलोगे कुल स्थायी लागत उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन अगर प्रति इकाई बोला हो तो प्रभावित होती है। समझ के, है ना बेटा? ठीक है, अपने को मतलब हमेशा याद रखना कि आसान क्वेश्चनों में जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी सावधानी रख के अपन क्वेश्चन को सही कर सकते हैं उसमें अपने नंबर नहीं गंवाने, है ना? ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल लेक्चरर एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, 31 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। हाय, मैं हूं सीए विशेष छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। लास्ट टाइम पे केवल पढ़ाई करना इनफ नहीं होता, आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। अधिकतर लोग जो गलती करते हैं वो है प्रैक्टिस नहीं करना, इसलिए कॉमर्स पॉइंट ने डिज़ाइन किए हैं 50 सैम्पल पेपर्स। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे 50 फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। साथ ही साथ पहले 10 पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा हर चैप्टर के 200 से ज़्यादा एमसीक्यू जिनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है। ये सारे क्वेश्चन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हैं। आप मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप किसी पर भी इसको व्यू कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहते हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। इसके बाद है सीमांत लागत किसके लिए सबसे उपयोगी तकनीक है? अच्छा, मतलब ये जो अपन मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, क्या ये शेयर होल्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या ये मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या ये ऑडिटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? या ये क्रेडिटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। ये टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा जाता है। मैनेजर्स मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। कैसे डिसीजंस लेते हैं वो अभी आएगा, पर उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत उपयोगी है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको भी लगेगा हाँ यार सर ये तो बहुत सीखने जैसी चीज़ है, अदरवाइज हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो प्रबंधन के लिए ये बहुत ही अति उपयोगी तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट, सीमांत लागत तकनीक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लेने में उपयोगी है? अब इसने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया कि अभी आपने कहा था मैनेजमेंट के लिए उपयोगी है, तो बताओ कौन से डिसीजन में काम आएगा? तो मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट हमें घर में बनाना चाहिए या वो प्रोडक्ट हमें बाहर से लेना चाहिए, उसको डिसाइड करने में मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत यूजफुल है। जैसे सपोज करो एक टॉय है ना, या मान लीजिए एक पार्ट है, हम इस डिलेमा में हैं, इस दुविधा में हैं कि वो पार्ट हम घर में बना लें या वो पार्ट हम बाहर से खरीदें। तो सपोज करो अगर अपन बाहर से खरीदते हैं तो वो अपने को मिल रहा है 15 रुपये यूनिट, और अगर हम इसको घर में बना रहे हैं तो उसका जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है मान लीजिए वो आ रहा है 14 रुपये यूनिट। तो आप कहेंगे इसे घर पे बना लेना चाहिए, और आप कहेंगे सर इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या यूज़ है, इसमें तो कॉमन सेंस लग जाएगा। नहीं, खर्चा आप किससे कंपेयर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट से। हो सकता है कि आप इस पार्ट को बनाओ तो आपकी सपोज कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 14 रुपये यूनिट और आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 4 रुपये यूनिट, और इस तरह से आपका कॉस्ट हो रहा है 18 रुपये यूनिट। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये ना घर में बना रहे हैं तो 18 रुपये यूनिट आ रहा है और बाहर से ले रहा है 15 रुपये यूनिट, तो अपने को बाहर से लेना चाहिए, लेकिन आप कंपेयर ही गलत कर रहे हो। मेकिंग और बाइंग डिसीजन में अपन खरीदने के कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं कि हम घर में बनाएंगे तो अब कितना और लगेगा, या मार्जिनल कॉस्ट अब कितना लगेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लग ही रहा होता है, बनाओ चाहे मत बनाओ। तो आपको हमेशा
बाइंग कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट को अपनी मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करना होता है। तो ये डिसाइड करने में कि कोई प्रोडक्ट हम घर में बनाएं या बाहर से लें, है ना, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग काम आती है। इसी तरह से किसी प्रोडक्ट की हम क्या कीमत रखें, बाजार में क्या भाव पे सप्लाई करें, उसमें भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश यही करना चाहिए कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऐसा हो कि कम से कम उसकी मार्जिनल कॉस्ट तो कवर हो जाए। आप कभी भी अपना सेलिंग प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कम पे नहीं बेचोगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, एक प्रोडक्ट को बनाने जाएंगे तो कितना रुपए खर्चा आएगा, तो कम से कम बेचने से उतना रुपया तो मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिल रहा है तो फिर बनाने का कोई तुक नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास कम कीमत पे ऑर्डर आएगा तो आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये डिसाइड करने में भी मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत काम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आप बात समझ जाओगे। सपोज करो आप कोई चीज़ बना रहे हो, आपकी मटेरियल कॉस्ट आ रही है 40,000 और आपकी लेबर कॉस्ट आ रही है 20,000 और रेंट जो कि फिक्स नेचर का है और आपको वो देना पड़ता है, मान लेते हैं 10,000। नॉर्मल बुद्धि का लोग कैसे सोचते हैं वो बताता हूँ। तो वो क्या सोचेगा कि हमारी कॉस्ट आ रही है 70,000, ठीक है, और सपोज करो कि हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट आ रही है 7 रुपये यूनिट, ठीक है। और ये सही भी है कि हमारी 70,000 की कॉस्ट है और हमारी पर यूनिट कॉस्ट है 7 रुपये पर यूनिट। अब सपोज करो एक ये व्यक्ति है, ये दूसरे शहर का, दूसरे राज्य का या दूसरे देश का हो सकता है, वो कहता है साहब मैं आपसे 5,000 यूनिट लेने को तैयार हूँ, अगर जो आप मुझे 6.5 रुपये में दो तो। यानी उसने वो हमने को ऑर्डर लेने को तैयार है, वो कहता है मैं 5,000 यूनिट लूँगा लेकिन मैं आपको 6.5 रुपये दूंगा। अब अगर अपन कंजर्वेटिव बुद्धि के हैं और ज़्यादा मोटी बुद्धि के हैं तो हम बोलेंगे नहीं देंगे भाई साहब, 6.5 में तो हमारे पोसाता ही नहीं है, पड़ता ही नहीं खाता, क्योंकि हमारी जो पड़त मतलब इनपुट कॉस्ट है, हमारी जो पड़त लागत है वो 7 रुपये यूनिट है। 7 रुपये में तो हमारे घर में बन रहा है, तो 6.5 में आपको कहाँ से दे देंगे। लेकिन आपका ये अडामेंसी गलत है, आपकी ये जो जिद है, जो आप कह रहे हो मैं ऑर्डर नहीं लूंगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर लेते समय केवल ये वाली कॉस्ट को ध्यान में रखना चाहिए था। किसको? मटेरियल और लेबर कॉस्ट को, या अगर कोई और वेरिएबल खर्चा है तो उसको ध्यान रखना चाहिए था। आपको इस रेंट के खर्चे का ध्यान नहीं रखना चाहिए था। ऐसा क्यों, पहले वो समझाता हूं। आपका देखो मटेरियल और लेबर के हिसाब से देखें तो आपकी 60,000 रुपये का खर्चा आता है और 60,000 के खर्चे में आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो आपका 6 रुपये यूनिट का खर्चा आता है। यानी अगर आप प्रोडक्ट को सपोज करो इस ऑर्डर को सप्लाई करते हो तो इस ऑर्डर को पूरा करने में आपका 6 रुपये यूनिट के हिसाब से खर्चा आएगा और सामने वाला आपको 6.5 रुपये ऑफर कर रहा है, तो आप कमाओगे, आप करीबन इस सौदे में 2,500 रुपये कमाते। 6 रुपये में चीज़ बन जाती, 6.5 में बेचते, 8 आने कमाते, 5,000 यूनिट पे 2,500 रुपये कमाते। लेकिन आपके दिमाग में ये रेंट फिक्स कॉस्ट रह गई। भाई ये रेंट तो आपका लग ही रहा है ना, अभी जिस लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तब भी लग रहा है, और जब आप ये एडिशनल यूनिट बनाओगे तो आपका रेंट कोई बढ़ थोड़ा जाएगा, तो आप इस कॉस्ट को कंसीडर क्यों रहे हो। तो डिसीजन मेकिंग करते समय आप फिक्स कॉस्ट का ध्यान मत रखो, क्योंकि वो इररेलेवेंट है, अप्रासंगिक है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप केवल उस खर्चे का ध्यान रखो जो अब उस प्रोडक्ट को या उस ऑर्डर को पूरा करने में लगेगा। तो डिसीजन मेकिंग में जो संक कॉस्ट है, जो डूब चुकी है, जो अप्रासंगिक है, उसको ध्यान नहीं रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि अब इस ऑर्डर को पूरा करेंगे तो अब मेरा कितना खर्चा होगा और क्या मेरे को उससे ज़्यादा मिल जाएगा, क्या मतलब जो इसकी सेलिंग प्राइस है या वैल्यू मिलेगी वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर है तो हाँ करनी चाहिए। तो हमें कम कीमत पे नए ऑर्डर लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सोचने में भी मार्जिनल कॉस्टिंग आपको हेल्प करती है। तो ये सभी, तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी, इन सभी मामलों में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत हेल्प करेगी। अब फिर देखो आपको चकमा देने के लिए, उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत। अब बंदे के दिमाग में जैसे जल्दीबाजी या स्लिप होने की आदत या खुदकुशी करने की आदत हो जाती, मतलब वेरिएबल कॉस्ट दिमाग में आता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल जो बदलती है तो लाइन पड़ेगा उत्पादन बढ़ने पर, तो वो जल्दी से सोचेगा उत्पादन बढ़ने पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ओ भाई साहब, ए आंसर ऐसी की तैसी, आंसर गलत हो गया। हाँ, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा था। अगर ये पूछा होता ना उत्पादन बढ़ने पर परिवर्तनीय लागत, तो आंसर सही है।
लेकिन इससे पूछा पर यूनिट, तो मैं आपको चौंकाने वाली बात बताऊं, पर है नहीं चौंकने वाली। पर यूनिट वो यथावत रहती है, पर यूनिट वो यथावत रहेगी। इसका सही आंसर बी है। देखो जरा, अगर आपने 1000 यूनिट बनाई तो 5000 खर्चा हो रहा है, ठीक है। 1000 यूनिट पे आपका 5000 रुपये खर्चा हो रहा है। 2000 यूनिट पे 10,000 हो रहा है। 3000 यूनिट पे 15,000 हो रहा है। 4000 यूनिट पे 20,000 हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई हाँ सर सही तो लिखा है आपने। और देखो सर, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और ये बात सही है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसको पर यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में देखो, यहां पे भी आपकी 5000 डिवाइडेड बाय 1000 वेरिएबल कॉस्ट। ये एक हमने एक वीडियो बनाया था कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन के नाम से। यूट्यूब पे आप मेरा नाम डाल के और कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन के नाम से सर्च करोगे तो वो भी आप वीडियो देख लेना, उससे आपके और पक्के हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो यहां पे भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए पर यूनिट है। जब आपने 10,000 रुपये खर्चा किया, 2000 यूनिट बनाया, तो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये यूनिट है। यहाँ पे भी 5 रुपये पर यूनिट है और यहाँ पे भी 5 रुपये पर यूनिट है। यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो यथावत रहती है। तो बेटा फिसलना नहीं है, अपने को संभाल के क्वेश्चन करने हैं। सिंपल बातें हैं, कोई बहुत रॉकेट जैसी चीज़ नहीं है, सिंपल है, पर संभाल के करना है। अब जैसे अधिकतम उत्पादन, मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए तो 10,000 इकाइयाँ बना सकती है और उस पर हमारी लागत 25,000 आती है। और अगर हम कम से कम प्रोडक्शन करें तो भी हम 5,000 इकाइयाँ बनाते हैं और उस पे हमारी लागत 15,000 आती है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, आप तो बहुत सिंपल रखो कि पहले सीजन में क्या हुआ, है ना, जैसे OTD पे चलता है पहले सीजन में क्या हुआ। पहले सीजन में हमने यूनिट, यहाँ पे सपोज करो मैंने लिख दिया मैक्स, हमने जो मैक्सिमम इकाइयाँ बनाई वो बनाई 10,000 और उस पे जो हमारी कॉस्ट आई, जो खर्चा आया वो आया 25,000। और सेकेंड सीजन में मान लो हमने बहुत ही कम प्रोडक्शन किया तो हमने 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और हमारा खर्चा आया 15,000। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा विश्वजीत छतवानी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। क्या फॉर्मूला है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, चेंज इन कॉस्ट, कि आपकी कॉस्ट में कितना बदलाव आया, और चेंज इन आउटपुट, आउटपुट को अपन यूनिट में डिनोट करते हैं। आपकी जो खर्चे में बदलाव आया है, जैसे इधर से इधर देख लो, 15 से 25, तो आपकी कॉस्ट में बदलाव आया 10,000 का, और आपके यूनिट में बदलाव आया 5,000 से 10,000, 5,000 का। थोड़ा इसको समझो, आपने 5,000 यूनिट का उत्पादन कर लिया, 5,000 यूनिट का उत्पादन कर लिया 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके, ठीक है। दिमाग लगाया करो, आधा किलो का पैकेट लेंगे इतने रुपए का आएगा, 1 किलो का पैकेट लेंगे इतने का आएगा। तो जेब अलाउ करे और वहाँ पे सस्ता पड़ रहा हो तो ले लेना चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, अपन उसमें नहीं जाते अब ग्रोसरी परचेजिंग में, पर दिमाग लगाया करो कि कितना अंतर आ रहा है, कितना ज़्यादा पैसा देने पे कितना ज़्यादा मिल रहा है, फिर देखना चाहिए, ठीक है। तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करने से हम 5,000 और यूनिट बना पाते हैं। तो ये हुआ बेटा जी 2 रुपये यूनिट। कि सर ये क्या आया, ये आपका आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इस चैप्टर के लिए मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। यानी मैं अब इसकी बात करता हूँ कि जब हम 5,000 यूनिट बनाते हैं तो 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट होती है, और इसका मतलब बाकी की ये जो कॉस्ट बची है 15 के अंदर से, वो 5,000 की कॉस्ट फिक्स नेचर की है। इसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ, ये तो पहली सीजन में किया, दूसरे सीजन में जब हमने 10,000 इकाइयाँ बनाई, 10,000 इकाइयाँ बनाई तो 20,000 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से 2 रुपये यहाँ से लिए, 20,000 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और कुल कॉस्ट अगर 25,000 है तो हमें पता है कुल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो बाकी की कॉस्ट 5,000 फिक्स है, तो फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है चाहे उत्पादन कितना भी हो। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पूछे तो जवाब देना 2 रुपये पर यूनिट। इस क्वेश्चन में पूछे फिक्स कॉस्ट कितनी है तो 5,000 रुपये।
इसमें इन्होंने फिक्स कॉस्ट ही पूछा है तो 5,000 रुपये। वो ये भी पूछ सकता है कि पहले सीजन की वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी, या मिनिमम प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी तो 10,000, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी तो 20,000। तो जो पूछे वो आंसर करना है ना। हमेशा आप याद रखना ये बात, और ये बात सिंपल भी है, पर याद भी रखिएगा कि आप जो घर से याद करके गए हो, तैयार करके गए हो, वो ठीक है। एग्जाम में वो आंसर लिखा जाता है जो वो मांगता है। जो वो मांगता है कि भाई मेरे को ये निकाल के दो, तो अपने को वो देने पे ही नंबर मिलेगा। मुझे क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत कुछ आता है। सामने वाला जो जानने चाहता है वो देने पे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट, सीमांत लागत तकनीक जिसकी आज बात चल रही है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में स्थायी लागत को क्या कहा जाता है? कुल लागत, उत्पाद लागत, अवधि लागत। तो इसे अवधि लागत कहा जाता है, पीरियड कॉस्ट। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है कि हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो हमें फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है। कोई चीज़ हम दुकान खोल के बैठे हैं, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है या प्राइमरी टारगेट होता है। पर उसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट को भी कवर करना पड़ता है। ये टॉपिक बीईपी वाला टॉपिक, जो ब्रेक इवन पॉइंट वाला टॉपिक है या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट वाला टॉपिक है, एक ही बात है, उससे बुरी तरह से कनेक्टेड है। या समझो वो टॉपिक इस टॉपिक के बाद ही शुरू होता है, या इसी टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अधिकतर उसी से बनते हैं। तो प्राइमरी हमारा टारगेट होता है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस से अपनी मार्जिनल कॉस्ट कवर कर लें, उससे जो कंट्रीब्यूशन जनरेट हुआ उससे हम चाहते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक अवधि से संबंधित होती है। जैसे मान लो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी का महीना है और जैसे मैं जिस स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ उसका किराया 5,000 रुपये है, तो वो 5,000 मुझे देना ही देना है। उसका वो फिक्स है, वो उस पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टाइम। तो पीरियड कॉस्ट आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्या कहा जाता है? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट बनाएंगे तो लगेगी। अगर मैं एक खिलौना और बनाऊंगा तो एक खिलौने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है। और आजकल मैंने बताया ना, जैसे मान लो ये 2 क्वेश्चन ही है और एग्जामिनर मान लो एक बुक में से क्वेश्चन बना रहा है, तो वो उसको आजकल ऐसे बना देता है, जैसे यहाँ लिख दिया फिक्स कॉस्ट, यहाँ लिख दिया वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ लिख दिया कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर यहाँ पे लिख दिया फिक्स कॉस्ट का संबंध किससे है? पीरियड से। तो मैच द फॉलोइंग, तो वो इसको बाद में इससे मिलवाएगा। यहाँ लिख दिया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन को इससे मिलवा देगा, और यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना। तो वो मैच द फॉलोइंग कराएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। तो बच्चे को समय भी ज़्यादा लगता है। एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ये टेस्ट कर लेता है कि 2-3 क्वेश्चनों की कर लेता है। तो 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 क्वेश्चनों में वो 150 क्वेश्चन के बराबर नॉलेज चेक कर लेता है ना। यूजीसी नेट कॉमर्स में तो हर दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा मैच द फॉलोइंग या इस तरह का होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्ट के निर्माण से या प्रोडक्ट को बनाने से संबंधित होती है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर बेटा जी बी रहेगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप
हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं। पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कहता है, बचाव योग्य स्थायी लागत को प्रति इकाई अंशदान से विभाजित करने पर यह किसके बराबर होता है। तो फॉर्मूला है, अच्छा इतना वैसे आपने सुना होगा, आपने BEP वाला हमारा वीडियो देखा होगा, तो आपको ये पता है कि अगर फिक्स कॉस्ट, जस्ट थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, हाँ, कि अगर फिक्स कॉस्ट इसके नीचे अगर अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रखें तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए सपोज करो कि हमारी फिक्स कॉस्ट 50,000 है और हमारा 1 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन 5 रुपये है, तो हमें 10,000 यूनिट बेचने होंगे। अगर हम लॉस से बचना चाहते हैं तो हमें 10,000 यूनिट बेचने होंगे। अब एक होती है नेट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अगर आप फिक्स कॉस्ट की जगह ये वाली कॉस्ट ऊपर रखते हो, अपॉन CPU निकालते हो, तो ये जो आता है इसे हम कहते हैं शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट इस बारे में बात करता है कि अगर हम घाटे में चल रहे हों तो किस लेवल पे आके हमें प्रोडक्शन बंद करना चाहिए या चालू रखना चाहिए। जैसे सपोज करो अभी अगर हम व्यापार को चालू रखते हैं तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ रहा है 50,000, और अगर हम व्यापार को बंद कर देते हैं तो भी हमारे सारे फिक्स कॉस्ट समाप्त नहीं हो जाएंगे, कुछ फिक्स कॉस्ट तो आएंगे। सपोज कीजिए अगर हम फिक्स कॉस्ट बंद कर देते हैं तो 20,000 आएगी। इसका मतलब यह है कि 30,000 की फिक्स कॉस्ट को हम सेव कर सकते हैं। अगर हम व्यापार को बंद करने का निर्णय करें, टेम्परेरी बंद करने का निर्णय करें, तो हम फिक्स कॉस्ट 30,000 बचा सकते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं नेट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। तो जैसे 30,000 आई और अपॉन में मैंने जैसे पहले की तरह 5 का भाग लगाया तो ये 6,000 यूनिट आया। अब ये 6,000 यूनिट क्या बताता है कि अगर मंदी के समय अगर हम 6,000 यूनिट या उससे ज़्यादा बेच सकते हैं तो वी शुड कंटिन्यू, हमें शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम 6,000 यूनिट भी नहीं बेच पा रहे, 4,000 बेच रहे हैं, 3,000 बेच रहे हैं या 6,000 भी नहीं बेच रहे हैं, तो हमें शट डाउन कर देना चाहिए। तो शट डाउन पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है जो मैंने लिखा कि अगर हम यहाँ पे नेट अवॉइडेबल वर्ड आएगा, अगर हम नेट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, दैट विल कम टू शट डाउन पॉइंट। ठीक है, शट डाउन पॉइंट का भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे आएगा, थोड़ा सा मैं तब और बात कर लूँगा। ठीक है, मुख्य घटक वह होता है जो रोकता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको की फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है। की फैक्टर क्या होता है?
जो आपके पास लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। जैसे जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप एक हलवाई हैं, मान लीजिए हलवाई हैं, और आप ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए आप लड्डू भी बनाते हैं, आप बर्फ़ी भी बनाते हैं, और आप जलेबी भी बनाते हैं। आई नो आपके मुंह में पानी आ रहा है, पर मैं एक बात वैसे समझा रहा हूँ। लड्डू, बर्फ़ी और जलेबी बनाते हैं, और इसको बनाने पे आप 50 रुपये कमाते हैं, इसको बेचने पे आप 60 रुपये कमाते हैं, और इसको बेचने पे आप 30 रुपये कमाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इन तीनों को बनाने के लिए शक्कर की ज़रूरत होती है, और वो शक्कर आपके पास लिमिटेड है। और आप हलवाई हो और आप चिंता में हो कि फिर मैं क्या बनवाऊँ, लड्डू बनवाऊँ, बर्फ़ी बनाऊँ या जलेबी बनाऊँ। तो प्राइमा फेसी आप आंसर देंगे कि यार सर बर्फ़ी में कमाई ज़्यादा है तो हम बर्फ़ी बनवाएंगे। लेकिन इतना जल्दी नहीं, आपको इसमें डिवाइडेड बाय कितना कितना शक्कर लगेगा उसका भाग लेना पड़ेगा। यानी मैं कहानी बनाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप लड्डू बनाते हैं तो आपको सपोज कीजिए 2 किलो शक्कर, मान लो कहानी है, 2 किलो शक्कर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप बर्फ़ी बनाते हैं तो इसमें आपको 4 किलो शक्कर लगानी पड़ेगी, कहानी है। और अगर आपको ये प्राइस कम लगते है तो 500 रुपये, 600 रुपये, इसको 300 रुपये कर देते हैं। और जलेबी बनाने में मान लीजिए आधा किलो शक्कर लगेगी, तो यहाँ आप 500 रुपये कमाएंगे 2 किलो शक्कर यूटिलाइज करके, तो 250 रुपये किलो कमाई हुई। 600 डिवाइडेड बाय 4 किया तो यहाँ 150 रुपये किलो कमाई हुई, और 300 डिवाइडेड बाय आधा किया तो यहाँ पे 600 रुपये किलो कमाई हुई। तो ऑन अ मैथमेटिकल ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड नहीं, मैथमेटिकल ग्राउंड पे अगर शक्कर लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें इसका जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, विवेक सम्मत इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें जलेबी का निर्माण करवाना चाहिए। तो लिमिटिंग फैक्टर, जो चीज़ कम होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मटेरियल कम मात्रा में उपलब्ध हो सकता है आपका शक्कर बहुत पड़ी हो, लेकिन आपका जो बनाने वाला व्यक्ति है, हलवाई के पास जो मेन आदमी है, वो आपके पास आया और कहता है सर आज मैं बस 4 घंटे ही काम करूँगा, मुझे कहीं जाना है, मैं आज आप 4 घंटे ही काम करूँगा, आप बताओ मुझे क्या बनाना है। तो आप उससे क्या बनवाओगे? तो यहाँ पे अब लिमिटिंग फैक्टर ये हो गया। तो लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जो आपके असीमित उत्पादन या असीमित लाभ की संभावना को रोकता है, ठीक है। जो असीमित उत्पादन और असीमित लाभ की मात्रा को रोकता है वो की फैक्टर होता है। मेरा बस चले, शक्कर खूब हो तो मैं 3 मिठाइयाँ बनवाऊंगा, मेरे पास वो मिस्त्री बहुत समय अवेलेबल हो तो मैं बोलूँगा 3 चीज़ें बना। पर जहाँ मुझे चॉइस लेनी पड़ेगी वहाँ पे होता है निर्णय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे। लिमिट कंट्रीब्यूशन उस लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सीमांत लागत नीति, जो मार्जिनल कॉस्टिंग हम कर रहे हैं, उसमें मैनेजरियल डिसीजन किससे निर्देशित होते हैं? आप कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल सही है। आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल सही है। आप इन दोनों से ही डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल सही है। यानी मैनेजरियल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन लेते समय ये दोनों कंपास होते हैं, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करो हम एक सेल्समैन हैं और एक गांव में हम सेल करने गए और हमारे पास ABCD 4 प्रोडक्ट हैं। अगर ये जो हमारा कस्टमर है वो ये कहता है कि भाई आज तो मैं बस आपसे 10 यूनिट खरीदूंगा, आपकी मर्जी, मुझे A दे दो, B दे दो, C D D कुछ भी दे दो, पर मैं 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदूंगा, तो मैं इसको एक ऐसा प्रोडक्ट बेचूंगा जिस पे मेरा CPU हायर हो। क्योंकि सामने वाला 10 यूनिट ही खरीदेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन वाली यूनिट उसको बेचना चाहूँगा। तो CPU के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इसको ABCD में से क्या दूँ। सपोज करो मैं एक और कस्टमर के पास गया, वो कस्टमर कहता है कि भाई साहब आज मैं आपसे बस 2500 का माल लूँगा, आपके 4 प्रोडक्ट है पर मैं आपसे बस 2500 का ही बिल बनवाऊँगा। तो मैं इसको वो प्रोडक्ट बेचूंगा, टिकाऊंगा जिसमें मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हायर हो। तो यहाँ पे मैंने CPU के बेसिस पे डिसाइड किया, यहाँ मैंने PV रेशो के बेसिस पे डिसाइड किया। तो मैनेजरल कॉस्टिंग में ये दोनों ही हमें गाइड करते हैं, ये दोनों फैक्टर्स हमें गाइड करते हैं, ठीक है।
सीमांत लागत के तहत निर्णय लेने या खरीदने के दौरान वस्तुओं की बाहरी खरीद मूल्य की तुलना की जानी चाहिए। ठीक है, इसे अपन यूं समझो कि सपोज करो हमारी एक बेकरी है और बेकरी में हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए आटा चाहिए होता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, आटा हम रेडीमेड परचेज कर लें, मान लेते हैं कि वो हमें 32 रुपये किलो में अवेलेबल हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अच्छा गेहूं खरीदें और उसको खुद ही पिसाई करवाएं और उसे यूज़ करें। एक जनरल फिनोमेना दिमाग में होता है कि हम खुद खरीदेंगे वगैरह तो हमें सस्ता पड़ेगा, लेकिन अपन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, कई बार बाहर से लेना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि मान लीजिए कि गेहूं को खरीदने और उसको पिसाई करवाने में हमारी कॉस्ट 30 रुपये यूनिट आती है और इसके अलावा हमारी फ़िक्स कॉस्ट 5 रुपये यूनिट आती है और इन दोनों को मिला के हमारी कॉस्ट हो जाती है 35 रुपये यूनिट। अगर बाय द वे आप यूँ कंपेयर करते हैं कि बाहर से लेते हैं तो 32 का मिल रहा है, घर में बना रहे हैं तो 35 का मिल रहा है, इसलिए 32 इज़ बेटर। तो मैथमेटिकली यू आर सेइंग राइट कि ये सस्ता पड़ रहा है, लेकिन आप गलत कंपेयर कर रहे हो। मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन लेते समय फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लग रही है। आप ये देखो कि अगर हम आटे के लिए इस तरह के ऑप्शन पे जाते हैं तो कितना रुपये लगेगा, 30 रुपये किलो। तो 30 रुपये किलो को कंपेयर करो 32 रुपये किलो से और फिर ये सस्ता जान पड़ता है तो ये ले लो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें मेक और बाय, खरीदें या घर में बनाएं, ये निर्णय लेते समय बाहर का जो परचेज प्राइस है उसको हमेशा वेरिएबल कॉस्ट या जिसे मार्जिनल कॉस्ट भी इस चैप्टर बोलते हैं उससे कंपेयर करना चाहिए। उसको फिक्स कॉस्ट से नहीं, उसको टोटल कॉस्ट से नहीं, हमेशा उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से कंपेयर करना चाहिए एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, ये वाले तो डिसीजन होते ही नहीं है कि हमेशा बाहर से लेना चाहिए, हमेशा निर्माण करना चाहिए, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट से तुलना करने के बाद डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, आसान है पर सुना हुआ होगा तो आसान लगेगा। अब ये वो क्वेश्चन है जो शटडाउन पॉइंट का थोड़ी देर पहले आया था, ये टफ क्वेश्चन है, देखिएगा। एक संस्था के निम्नलिखित संदर्भ उपलब्ध है, स्थायी व्यय 75,000 रुपये, मतलब ये कारखाना 50% क्षमताओं पे ऑपरेट करेगा, मतलब अपनी आधी क्षमताओं पे ऑपरेट करेगा। आधी क्षमता मतलब मान लीजिए इस कारखाने में 10,000 इकाइयाँ बन सकती है, पर अगर हम 5,000 इकाइयाँ बनाते हैं तो मतलब आधी क्षमताओं का यूज़ कर रहे हैं तो 75,000 की फिक्स कॉस्ट आएगी। स्थायी व्यय अगर कारखाना बंद रहता है तो 50,000 आएगी, यानी कल को हमने डिसाइड कर लिया प्लांट शटर नीचे करो, प्लांट बंद करो, तो भी आपका फिक्स खर्चा 50,000 तो रहेगा। इसके अलावा बंद करने में 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा और होगा। 50% कार्य स्तर पर उत्पादन आप 10,000 इकाइयाँ करते हो तो मतलब इसका मतलब आपकी 100% क्षमता 20,000 को दिखाती है और 50% क्षमता पे आप 10,000 इकाइयाँ बना सकते हो, बेच सकते हो। और अंशदान प्रति इकाई 5 रुपये है, तो सलाह दीजिए कि कारखाने को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। तो अब इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, नहीं पुष्पा झुकेगा नहीं, हम व्यापार बंद नहीं करेंगे, हम तो चलाएंगे, ऐसा नहीं। अपने को आराम से ठंडे दिमाग से सोचना कि अगर हम व्यापार को चालू रखते हैं तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, 75,000। और अगर हम व्यापार को बंद का मतलब टेम्परेरी बंद होता है, टेम्परेरी बंद करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी 55,000। किसका 55 कहाँ लिखा हुआ है, 50,000 तो ये है और 5,000 रुपये बंद करने पे या बंद करके रीओपन करने पे 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपये हो गई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 20,000 हो गई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू गिवन है, सीपीयू गिवन है कितना 5, क्या निकल गया है 4,000। अब 4,000 क्या है, इसको अपन बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या कि अगर जो आप 4,000 यूनिट या उससे ज़्यादा बेच रहे हो तो यू शुड कंटिन्यू, और अगर आप 4,000 यूनिट से कम कर बेच रहे हो तो आपको बंद कर देना चाहिए। अब जैसे एक और बात बताता हूँ, आज के दिन ये 50% क्षमता पे ऑपरेट करेंगे तो उनका उत्पादन 10,000 इकाइयाँ होगा, मतलब शटडाउन पॉइंट क्या है 4,000 तो मिनिमम सेल चाहिए ही चाहिए। तो उससे ज़्यादा सेल हो रही है ना, तो मैं ये निर्णय दे रहा हूँ कि इन लोगों को कारखाना चालू रखना चाहिए। अब कोई बच्चा क्या करेगा वो भी बताता हूँ कि सर एक बात बताओ, आपके कहने पे अगर मैंने कारखाने को चालू रखा
10,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, तो 10,000 इकाइयों के उत्पादन पे हमको 50,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक इकाई पे हम 5 रुपये कमाते हैं। तो 10,000 इकाइयों पे चालू रख के हमारा 50,000 का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन व्यापार को चालू रखने पे हमारी फिक्स कॉस्ट 75,000 आएगी पहली लाइन में। तो सर ऐसे तो हमको 25,000 का लॉस हो गया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉस के बावजूद भी चालू रखना है बेहतर है। वो कैसे, वो देखो अब अगर हमने भावनाओं में बह के, लॉस से घबरा के अगर व्यापार को बंद कर दिया तो क्या होगा? अगर आप व्यापार को बंद करोगे तो सेल नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। लेकिन व्यापार को बंद करने पे भी फिक्स कॉस्ट कुछ तो चालू रहेगी। इन्होंने कहा था फिक्स कॉस्ट 55,000 रुपये आएगी, इसका मतलब कमाई हो गई बंद और फिक्स कॉस्ट हुआ 55,000, तो आपको घाटा कितना हुआ? 55,000 का। तो 55,000 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर आप बंद कर दोगे तो, और 25,000 का लॉस होगा अगर आप चालू रखोगे तो। इसलिए हमारा निर्णय यह है कि फैक्ट्री शुड बी केप्ट रनिंग, कारखाना चालू रखना चाहिए। जब अगर मान लो किसी को इतना कैलकुलेशन नहीं आता, तो ये डिसीजन कोई इमोशन के बेस पे नहीं लिखा हुआ है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, घाटा होता है तो होने दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, देश नहीं छोड़ेंगे, धंधा बंद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कारखाना चालू रखना चाहिए। निर्णय इसलिए आया है कारखाना चालू रखना चाहिए, ये डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि अगर अपन बंद करने की तरफ जाते हैं तो उल्टा आपका लॉस ज़्यादा होता है। तो शटडाउन पॉइंट आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करने में मदद करता है, अपनी हानि को घटाने में मदद करता है। हो सकता है कैलकुलेशन से ये निकल के आता कि हमें बंद करने में भलाई है, ऐसा निर्णय भी आ सकता था। बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, नेट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, इससे आपको पता लगेगा शटडाउन पॉइंट। इफ यू कैन सेल मोर देन शटडाउन पॉइंट यू शुड कंटिन्यू। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक शटडाउन पॉइंट सेल, अगर आप शटडाउन पॉइंट के बराबर सेल भी नहीं कर सकते तो बेटर इज बंद कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कारखाना चालू रखना चाहिए। ठीक है, आगे समझा भी रखा है। अब एक टॉपिक जो मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ साथ, यानी कॉस्टिंग की टेक्निक में एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक और एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक की खास बात यह है कि उसमें वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट को भी ध्यान रखा जाता है। और चूंकि ऐसा करते हैं तो स्टॉक का जब वैल्यूएशन होता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा मूल्य पे होता है। इसे आप यूँ समझिए कि सपोज कीजिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 90,000 रुपये और आपकी फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपये, कहानी है। और अगर मान लीजिए कि आप 10,000 इकाइयाँ बनाते हैं तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हुआ 9 रुपये यूनिट और आपका फिक्स कॉस्ट हुआ 3 रुपये यूनिट। तो होगा ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग में बचे हुए माल का वैल्यूएशन होगा 9 रुपये पे, यानी एट द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में बचे हुए स्टॉक का मूल्य, एक यूनिट का मूल्य 9 रुपये माना जाएगा, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में एक यूनिट का कॉस्ट 12 रुपये माना जाएगा। तो कुछ खास बातें बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चूंकि फिक्स कॉस्ट को ध्यान रखा जाता है, इसीलिए आपके स्टॉक का मूल्य जब भी आएगा तो उसमें ज़्यादा आएगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इससे 3 स्थितियाँ निकल के आती हैं। अगर आपका जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही सेल हुआ, यानी आपका प्रोडक्शन की मात्रा और सेल की मात्रा बराबर है, तो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इक्वल प्रॉफिट शो होंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 यूनिट को बनाया और 8,000 यूनिट को बेचा, यानी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है सेल से, अगर ऐसी स्थिति होगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उसकी जो मेथडोलॉजी है उस वजह से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा। अब वो मेथडोलॉजी बताने में समय लग जाएगा, पर मैं आपको बताऊं बीकॉम के जो क्वेश्चन होते हैं या यूं कह लीजिए कि जहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं या सीए साइड में भी होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसको मार्जिनल कॉस्टिंग के तरीके से प्रॉफिट तक पहुँचा जाता है, उसका रास्ता अलग होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट पे पहुंचा जाता है, उसका रास्ता अलग होता है, और दोनों में अलग रिजल्ट आता है। और देखा गया है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा है सेल से तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी शोइंग अ हायर प्रॉफिट, एंड द रीज़न इज सेम कि उसमें स्टॉक का मूल्य ज़्यादा मूल्य पे दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी कि अगर सेल की मात्रा प्रोडक्शन की मात्रा से ज़्यादा है तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सेल की मात्रा प्रोडक्शन की मात्रा से ज़्यादा है, यानी ये कैसे हो सकता है कि हमने प्रोडक्शन तो किया 10,000 यूनिट का
और हमने सेल कर दिया मान लो 13,000 यूनिट, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तभी संभव है जब ओपनिंग स्टॉक हो। पर अगर ऐसी स्थिति बनती हुई है कि सेल इज मोर देन प्रोडक्शन, तो इस केस में मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी शोइंग हायर प्रॉफिट। ये मैंने तीनों स्थिति जो हो सकती है तीनों बता दी। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, कहता है कि दोनों ही मेथड में प्रॉफिट समान कब होगा? प्रॉफिट समान तब होगा जब या तो ऑप्शन होगा प्रोडक्शन इक्वल टू सेल, या यूं कह लो जब क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक हो ना क्लोजिंग स्टॉक हो। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या होगा? इसका मतलब ये होता है टेक्निकली कि प्रोडक्शन इक्वल टू सेल, क्योंकि आपने जितना माल बनाया उतना माल बिक गया, तो इसका मतलब कोई स्टॉक है ही नहीं। और अगर ऐसा है तो दोनों मेथड में आपका लाभ समान होगा, तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर सेल प्रोडक्शन से ज्यादा होती है तो क्या होगा? अगर सेल की मात्रा प्रोडक्शन की मात्रा से ज्यादा होती है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा दिखाई देगा। मार्जिनल कॉस्टिंग विल शो अ हायर प्रॉफिट। सीमांत लागत के तहत अवशोषण लागत से लाभ अधिक होता है। ठीक है, क्यों होता है वो मुझे बताना चाहिए, पर वो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और एक और बात मैं कहा था शुरू में कि मैं 30 क्वेश्चन इसके कराऊंगा, लेकिन अगेन लंबी वीडियो हो जाएगी। 1 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो होने पे बच्चा वैसे बोर ही हो जाता है, तो मैं 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा, बाकी के 40 क्वेश्चन आपको ऐप पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अवशोषण लागत विधि है, यानी ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो क्या है? ये कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है। हाँ सही है। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने की नई विधि है? नहीं। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने की इकोनोमेट्रिक्स मेथड है? नहीं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रेडिशनली चली आ रही है। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी है और कॉस्ट शीट बनाई है तो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्राइम कॉस्ट आ गया, फिर फैक्ट्री के खर्चे, उसमें अपन फिक्स खर्चे भी देखते हैं, वेरिएबल खर्चे भी देखते हैं, फिर ऑफिस के खर्चे ले लिए, फिक्स खर्चे भी देखते हैं और वेरिएबल खर्चे भी देखते हैं। यानी हम सारे खर्चे को कंसीडर करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल में रहे, कॉस्ट एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस ना करे। तो ये अवशोषण लागत विधि जो होती है वो कॉस्ट कंट्रोल का एक परंपरागत विधि है। ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है। अवशोषण लागत विधि, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्चुअली इस टॉपिक को मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ ही पढ़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विधि में आप किसको शामिल करते हैं? फिक्स कॉस्ट को कि वेरिएबल कॉस्ट को? दोनों को। अगर ये पूछे कि मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में किसको शामिल करते हैं, तो इसमें तो केवल और केवल वेरिएबल खर्चों को देखा जाता है। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करो तो उसमें दोनों को देखा जाता है। एक मैं छोटा सा बात बताता हूँ आपको। जब सपोज करो कि हम कुछ टॉय बनाते हैं और उस टॉय को बनाने में आपका मटेरियल लगता है 10 रुपये यूनिट, आपका लेबर या जिसे आप वेजेस कहते हैं वो लगता है 8 रुपये यूनिट, और आपने एक फैक्ट्री किराए पे ले रखी है और उस फैक्ट्री का किराया है 20,000 रुपये, और आप मान लेते हैं महीने के 4,000 यूनिट बनाते हैं इन जनरल आपका आइडिया है कि हम 4,000 यूनिट बनाएंगे, तो आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया 5 रुपये यूनिट। तो ये आपने 1 यूनिट की फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया। आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जैसे टॉय को बनाने में 10 रुपये का माल लगता है, 8 रुपये का लेबर लगता है, उसी तरह 5 रुपये किराया लगता है। जबकि किराया तो आपका लगेगा ही लगेगा। ये अगर किराया फिक्स नेचर का है, पीरियड कॉस्ट है, तो ये 20,000 रुपये आपका लगेगा ही लगेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सोचा जाता है कि एक खिलौने पे कितना किराया लग रहा है, तो 23 रुपये यूनिट हो गई। ऐसे में क्या होता कि अगर मान लो कि आपके 4,000 यूनिट बन भी गए, बन गए, और ये कि आपके 3500 यूनिट सेल हो गए, तो ये कि आपके 500 यूनिट बच गए, तो वो जो बचे हुए यूनिट है उस 500 यूनिट का वैल्यूएशन हम 23 रुपये के हिसाब से करते, और इसी 500 यूनिट का वैल्यूएशन, इसी 23 यूनिट का वैल्यूएशन मार्जिनल कॉस्टिंग वाले 18 रुपये के हिसाब से करते। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन 9,000 रुपये पे आता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन 11,500 पे आता। तो हमेशा अंतर की वजह होता है स्टॉक का वैल्यूएशन, और स्टॉक के वैल्यूएशन में अंतर आने का रीजन होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को तो दोनों ही शामिल करते ही हैं। तो ठीक है, इसका आंसर सी रहेगा। इसके बाद अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, अवशोषण लागत विधि में समस्त लागतों को बांटा जा सकता है। तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है
उसमें खर्चों को हम इस तरह से बांटते हैं, ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। जब आप कॉस्टिंग के टॉपिक पढ़ोगे ना कभी, तो कॉस्टिंग में क्या होता है, एक तो होती है नेचर के बेस पे कॉस्ट, तो हम बोलते हैं कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और एक टाइप और होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। अगर आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखते हो तो कहीं ना कहीं आप समझो कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जाने वाले हो, जहां आप कॉस्ट के नेचर पे विचार करते हो, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जहां से मैंने पहला क्वेश्चन शुरू किया था, या डिसीजन लेने के लिए आप इस नज़रिए से कॉस्ट को देखते हो, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हो। और जब आप फंक्शन के हिसाब से जाते हो, कार्यों के हिसाब से, कि ये तो कारखाने का खर्चा है, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित खर्चा है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, तो जब आप इस तरह से फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हो। तो ये सही है, इसमें कॉस्ट को इसी तरह से कंसिडर किया जाता है। तो ये बेटा जी आपका रहा फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बाकी क्वेश्चंस के लिए ऐप पे बने रहिए। पढ़ाना का तरीका अच्छा लगता हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे फ्री कंटेंट के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट आपको मिल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं, और ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा। और अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम में जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी। तो चलिए अब क्वेश्चन करेंगे अपन, और पहला क्वेश्चन आप ही लगाएंगे। विक्रय मूल्य 20 रुपये प्रति इकाई, परिवर्ती लागत या वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपये, और फिक्स कॉस्ट है 16,000 रुपये। तो इकाई में समविच्छेद बिंदु क्या होगा, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सेलिंग प्राइस 20 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 16, फिक्स कॉस्ट 16,000। द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट अपन रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, वो पॉइंट जिस पे आने पर संस्था को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी उतनी यूनिट पे, उतनी सेल्स पे न संस्था को लाभ होगा न संस्था को हानि होगी। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा एक टेबल बनाएंगे, उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स, इसमें से आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, नतीजा होगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, नतीजा होगा प्रॉफिट। ये टेबल आपको बीईपी के क्वेश्चन में बनानी ही बनानी है हर बार लगातार। यही शीट फिर आपको लिवरेज उत्तोलक वाले चैप्टर में भी काम आएगी। जैसा दे रखा है सेलिंग प्राइस, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया PU पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है 20 रुपये यूनिट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपया। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लो मैं पानी का बॉटल बेचता हूँ तो 16 रुपये की मेरी परचेजिंग कॉस्ट है, 20 रुपये में मैं उसको बेचता हूँ, और मैं 4 रुपये कमाता हूँ, 4 रुपये एक यूनिट पे मैं कमाता हूँ, और मेरी फिक्स कॉस्ट है 16,000 रुपये। अब यूँ समझो कि अगर इसको मंथली ले लें, हमारा हर महीने 16,000 का खर्चा होगा ही होगा, चाहे मेरी सेल हो चाहे ना हो, 16,000 का खर्चा मेरा होगा ही होगा। तो इस खर्चे को कवर करने के लिए, इस 16,000 को कवर करने के लिए मुझे कम से कम 4,000 यूनिट, ये 4,000 रुपये नहीं है, 4,000 यूनिट बेचने होंगे। सिंपल लॉजिक समझो, एक बॉटल पे मैं 4 रुपये कमाता हूँ, मुझे 16,000 मिनिमम कमाने हैं, क्योंकि इसके बाद मेरा प्रॉफिट शुरू होगा। लॉस से बचने के लिए मिनिमम, बेयर मिनिमम, जैसे कई दुकानदार बोलते हैं ना भाई खर्चा ही नहीं निकलता, तो 16,000 मेरा खर्चा है, और इस खर्चे को निकालने के लिए आई हैव टू सेल, मुझे 4,000 यूनिट्स बेचने होंगे, 4,000 यूनिट्स। अगर इसने ये जो फॉर्मूला है, अगर इसने ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में बोला है, तो आपको रखनी है ऊपर फिक्स कॉस्ट और नीचे रखनी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, पर मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट कवर करा दूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स उत्पाद का विक्रय मूल्य 20 रुपये है। एक बार फिर से हम एक, मान लो इस बार कुछ और बेच रहे हैं, 20 रुपये की चीज़ हम बेच रहे हैं, फिक्स कॉस्ट 60,000 है,
अंशदान अनुपात, कंट्रीब्यूशन का रेशियो दे रखा है वो है 40%। इतना भी बोलता कि कंट्रीब्यूशन रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% है तो वो सेल का 40% ही होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये सब सेल से रिलेटेड होते हैं, सेल्स पे निकलते हैं। समविच्छेद बिंदु अब के बार रुपयों में बताओ। मेरी आप सलाह मानिएगा, आप हर बार बीईपी का क्वेश्चन आते ही शुरू हो जाओ। सबसे पहले आपको सेल लिखना है, इसमें से आपको करना है वेरिएबल कॉस्ट, नतीजा आएगा कंट्रीब्यूशन। टोटल फिगर पता है तो टोटल फिगर भरने हैं, नहीं तो पर यूनिट फिगर भरने हैं। आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 20 रुपया। आपका जो कंट्रीब्यूशन रेशियो है जिसको पीवी रेशियो बोलते हैं वो है 40%। इसका मतलब ये होता है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट है 60%। 20 रुपए का 60% होता है 12 रुपए, या 20 रुपए का 40% निकाल लो 8 रुपए। यानी अब के बाद हम हर प्रोडक्ट पे 8 रुपए कमाते हैं। और हमारा टारगेट ये है कि 60,000 रुपये तो कमाई होनी ही चाहिए। प्रॉफिट की इंसान बाद में सोचता है, नया दुकानदार पहले सोचता है पहले खर्चा निकलना चाहिए, सबसे पहले कॉस्ट कवर होनी चाहिए। तो आपकी फिक्स कॉस्ट है 60,000 और अपॉन में आपको रखना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जैसे 60,000। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वैसे बना भी सकते थे। अगर हम कंट्रीब्यूशन बटावा सेल करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 करेंगे तो आपका पीवी रेशियो आएगा। पीवी रेशियो आपको एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन था, कितना था? 40% था। अच्छा, फिर कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे 60,000 बटावा 40 इंटू 100, है ना, परसेंटेज है ना, वो 40/100 हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल हो गया, 100 ऊपर चला जाएगा। फिर तो बच्चों वाली बात है, ये सॉल्व कर लेना। 1 2 3 4, 1.5 लाख रुपए, 150,000। अच्छा, अगर मैं एग्जाम में होता हूँ और मेरे पास टाइम है तो मैं अपना आंसर चेक कर सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि वाकई में 1.5 लाख रुपए की सेल पे मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर मैं 1.5 लाख रुपए की सेल करूँगा और 40% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 60,000 रुपया और फिक्स कॉस्ट आएगी 60,000 रुपया, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? 0। तो मैंने देखा कि ये डेफिनेटली मेरा ब्रेक इवन पॉइंट लेवल है। इस लेवल पे मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और 1.5 लाख और 60,000 का जो गैप है ये 90,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। अब मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितनी है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 90,000 की और आपकी फिक्स कॉस्ट है 60,000 की, यानी आपकी टोटल कॉस्ट 1,50,000 की है और आपकी सेल भी 1,50,000 की है। तो जिस बिंदु पे सेल बराबर टीसी होता है वो बिंदु कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे होता है ना, मैचों में स्कोर टाई हो जाता है। आपने 180 रन बनाए, सामने वाले ने भी 180 रन बना दिए, तो स्कोर टाई हो गया, ना हारे ना जीते। तो जहां सेल बराबर टोटल कॉस्ट हो वो होता है बीईपी पॉइंट, या जहां पे कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट हो, जहां कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट हो तो वो भी होता है बीईपी। या यहाँ यूं कह लो कि जहां पे प्रॉफिट बराबर 0 हो और लॉस बराबर 0 हो वो होता है बीईपी। थ्योरी क्वेश्चन की तैयारी अपन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, विक्रय की मात्रा बढ़ने पर। अब एक होता है कि जब आपको बीईपी टॉपिक आ जाएगा तो आपको ये समझ डेवलप होनी चाहिए कि किसी चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। आपको इम्पैक्ट समझना आना चाहिए। जैसे सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा, ये सारे आपको बोलने बताने समझाने आने चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में बोला विक्रय की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो बड़ी है वो विक्रय की मात्रा बड़ी है। अपन कहानी बनाते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति पहले 4,000 यूनिट बेचता हो और बाद में वो 5,000 यूनिट बेचने लग जाए, तो क्या होगा? अपन इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकूं। फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मान लेते हैं सेल 10 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है। तो पहले आपकी सेल हो रही थी 40,000, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 24,000, 4×24, और आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा था 16,000। मान लेते हैं कि पहले फिक्स कॉस्ट थी 10,000, तो आपका प्रॉफिट था पहले 6,000 रुपया। ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि विक्रय की मात्रा, वॉल्यूम बढ़ने पे क्या होगा, तो मात्रा बढ़ गई, कुछ भी बढ़ा सकते हो। मैंने इमेजिनरी 4 के 5 कर दिए,
तो 5,000 पे सेल हो गई मेरी 50,000 रुपया, 5 इंटू 6 30,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा 10 6 4 5 चौक 20,000। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट को सॉल्व करते समय फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है जब तक क्वेश्चन खुद ना कह दे। ठीक है, तो मैंने जो नतीजे देखे मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर इनकी मात्रा बढ़ी तो एक तो ये हुआ कि इनका सेल बढ़ा, पहला नतीजा मैंने ये देखा। दूसरा मैंने देखा कि इनकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। तीसरा नतीजा मैंने देखा कि इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा। चौथा नतीजा देखा मैंने प्रॉफिट बढ़ा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। सुरक्षा सीमा बढ़ जाएगी। अब सुरक्षा सीमा क्या होता है पहले तो ये पता हो। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो सेल हम कर रहे हैं और जो सेल हमें मिनिमम करनी चाहिए उसका गैप होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे किसी बच्चे को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए और वो बच्चा 45% ला रहा है। 40 है मिनिमम स्कोर और 45 वो ला रहा है, तो उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुई 5। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आपको एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल का पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं इस पॉइंट पे बात करूं, अभी आपकी एक्चुअल सेल्स है 40,000, है ना, और बीईपी सेल कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है, ध्यान देना। जैसे इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 और आपका पीवी रेशो कितना है आप निकालोगे तो 40% आएगा। 10,000 बटा हुआ 40%, इसको सॉल्व करोगे तो 25,000 आएगा। ध्यान देना, 2 मिनट लगेगी लेकिन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राइट नाउ आपकी एक्चुअल सेल है 40,000 और बीईपी सेल है 25,000 और आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 15,000। इसका क्या मतलब है? अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कम से कम 25,000 की सेल करनी होगी। हम अभी 40,000 की सेल कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बीईपी से ज़्यादा सेल करता है तो वो प्रॉफिट में होता है। चूंकि हम बीईपी से ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट में हैं और हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 15,000। ऐसे में क्या होगा अगर विक्रय की मात्रा बढ़ गई? तो विक्रय की मात्रा बढ़ गई तो हमारा सेल का फिगर 40,000 की जगह 50,000 हो जाएगा। चूंकि ये 40,000 की जगह 50,000 हो जाएगा। तो 50 में से 25 जाके हमारा एमएस महेंद्र सिंह धोनी 25,000 हो जाएगा। पहले 15,000 पे था एमएस, अब एमएस कितने पे हो जाएगा? 25,000 पे। तो इसका ये कहना है कि विक्रय की मात्रा बढ़ने पर सुरक्षा सीमा बढ़ जाएगी, ये सत्य है। इस पे लिखा मैंने ट्रू। इससे हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाएगा? नहीं। देखिए, हमने मात्रा को बढ़ाया है, हमारा बेचने का अंदाज वही है, हमारा सेलिंग प्राइस वही है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट वही है और हमारा कंट्रीब्यूशन वही है। तो हमारा जो पीवी रेशियो होता है, पीवी रेशियो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन बटा हुआ सेल इंटू 100। पहले भी हमारा कंट्रीब्यूशन 4 रुपये था और हमारा पीवी रेशियो इस क्वेश्चन में 40% था। तो विक्रय की मात्रा बढ़ने से पीवी रेशियो पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात हमसे झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये कह रहा है समविच्छेद बिंदु बढ़ जाएगा, तो समविच्छेद बिंदु पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप बात को समझो, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। तो बीईपी कब बढ़ेगा? बीईपी कब बढ़ेगा? या तो आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए, या आपका पीवी रेशियो नीचे चला जाए, तो बीईपी प्रभावित होगा। इस क्वेश्चन में ना तो फिक्स कॉस्ट प्रभावित हुई, ना पीवी रेशियो प्रभावित हुआ, तो ना बीईपी प्रभावित होगा। तो ये जो कह रहा है ये भी गलत है और ये भी कहना गलत है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहला पॉइंट तो सही है। तो क्वेश्चन को समझने में समय लगा, लेकिन आपको बीईपी करते समय इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है और टीचर्स लोगों का भी फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन बन पाते हैं। तो आपको ये करना है और अच्छे से लगाना है। ए इसका आंसर था। ठीक है, और जैसे कि हर क्वेश्चन के बाद आप देख रहे हो कि अगले स्लाइड पे कुछ हमने डिटेल लिख रखी है, तो इसका पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है। आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, हमारे ऐप के अंदर भी हम ये सारा कंटेंट अपलोड करते हैं, वहाँ से भी ले सकते हो, या हमारा कॉमर्स पॉइंट का व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ से भी, जिससे आपकी मर्जी हो आप ले सकते हो। यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, अच्छा, प्रति इकाई विक्रय मूल्य में वृद्धि का समविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव होगा यदि अन्य बातें समान रहती है? तो मैं चाहूँ तो आपको थ्योरेटिकली समझा सकता हूँ जल्दी से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप होता हुआ देखोगे क्वेश्चन को तो ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे। जैसे अभी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी 4,000 यूनिट को हम बेच रहे थे और हमारा सेलिंग प्राइस 10 रुपये था, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये थी, है ना,
और हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो 4 रुपये यूनिट के हिसाब से 16,000 था। ये अभी की स्थिति है। क्वेश्चन जैसा बोले वैसा चलना। इसने क्या बोला आपके बार, इसने विक्रय मूल्य में वृद्धि करी। विक्रय मूल्य में वृद्धि करी, अपन 10 की चीज का मान लेते हैं, भाव रख देते 12, है ना। पहले हम 10 रुपए की चीज बेचते थे, अब अपन ने 12 रुपए का भाव कर दिया। इसका मतलब अन्य बातें समान रही, तो मतलब ये है कि हमारा माल अभी भी उतना ही बिक रहा है। पहले मैं कचौड़ी 10 रुपए की बेचता था, अब मैंने कचौड़ी 12 रुपए की कर दी, तो अब 4,000 इंटू 12 ये हो गया मेरा सेल वैल्यू। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 6 ही रहेगी। मतलब मैं कचौड़ी ला तो 6 रुपए की रहा हूँ और 12 की बेच रहा हूँ, मैंने केवल विक्रय मूल्य बदला है। क्वेश्चन ने कहा है अन्य बातें समान रही, या क्वेश्चन में अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती ना, तो भी क्वेश्चन में मैं इतना हिस्से से इतना ही चेंज करता, अन्य बातें समान ही रहती। अच्छा, अब मेरे को 6 रुपये बच रहा है, हर पीस पे अब मेरे को 6 रुपये बच रहा है, और अब मेरा ये चॉइस है होगा। जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ही इन्होंने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, एक तो इनका सेल्स बढ़ गया, तो इसका मतलब ये भी समझो कि सेल बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो वॉल्यूम बढ़े, या तो मात्रा बढ़े, या सेलिंग का प्राइस बढ़े। तो इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि सेल बढ़ गया, 40 से 48 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट सेम रहा। वेरिएबल कॉस्ट पहले भी आप देख लो 24,000 था, अभी भी से 24,000 है। और क्या देखा, और देखा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। और एक होता है पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बटा हुआ सेल। पहले हम 4 कमाते थे 10 रुपए पे, तो हमारा पीवी रेशो था 40%। पहले हमारा पीवी रेशो था 40%, और अब हम जो कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं वो 6 कमा रहे हैं 12 रुपए पे, तो हमारा पीवी रेशो है 50%। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा पीवी रेशो ही बढ़ गया। ये कुछ तैयारी के साथ मैं गया। अब मैं देखूँ क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है समविच्छेद बिंदु बढ़ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, समविच्छेद बिंदु कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ऊपर होता है फिक्स कॉस्ट, नीचे होता है पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोलते हैं। मेरी फिक्स कॉस्ट, कहानी मान लो फिक्स कॉस्ट 10,000 है, तो 10,000 रुपये, और पीवी रेशो पहले कितना था 40%, तो 10,000 एक टारगेट है। 10,000 एक टारगेट है। 40% के हिसाब से कमाओगे ना, तो 25,000 की सेल होते ही आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। इंसान का यानी एक दुकानदार का पहला टारगेट होता है फिक्स कॉस्ट को कवर करना। अगर 10,000 का टारगेट है, 40% आपकी रन रेट है, तो आपको 25,000 की सेल लगेगी। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 10,000 है और आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 50% है, तो 20,000 रुपये की सेल होते ही 20,000 रुपये की सेल होते ही आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। ये ठीक वैसी ही बात है कि अगर आप एक 20-20 मैच खेल रहे हैं और आपको 160 रन का टारगेट मिला है, 160 रन का टारगेट मिला है, अगर आप 8 की रन रेट से रन बनाओगे तो आप मैच को 20 ओवर में जीतोगे। लेकिन यही अगर आपने 10 की स्पीड से, 10 की रन रेट से रन ठोकने शुरू कर दिए, तो आप 16 ओवर में ही मैच जीत जाओगे। ठीक है, तो अगर ये 40% की कॉस्ट से जाएंगे, ये इमेजिनरी फिगर है समझाने के लिए, अगर ये 40% की रन रेट से जाएंगे तो इनको 25,000 रुपये की सेल होने पे राहत की सांस मिलेगी। लेकिन अगर इन्होंने 50% अपना मार्जिन बढ़ा दिया तो इनकी कॉस्ट जो है वो जल्दी कवर हो जाएगी। ये मैं आपको एक लाइन में बता सकता था कि अगर आपको अपने खर्चे जल्दी कवर करने हैं तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बढ़ाना पड़ेगा। तो इनका ये कहना था कि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ता है, सेलिंग प्राइस बढ़ता है यानी पीवी रेशो बढ़ता है, पीवी रेशो बढ़ता है तो आपका सम विच्छेद बिंदु जल्दी हासिल हो जाएगा, सम विच्छेद बिंदु घट जाएगा। तो ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप इसको याद करो रटो, ये समझने के हैं। कोई कहे ये थ्योरी क्वेश्चन है, नहीं, मैं कहता हूँ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन से जन्मा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी रहेगा, सम विच्छेद बिंदु घट जाएगा या कहीं जल्दी हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट, असत्य विवरण पहचानिए। ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन कवर करता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस में से मार्जिनल कॉस्ट को हटाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, ये बिल्कुल सही है। मार्जिनल कॉस्ट यानी एक इकाई को खरीदने या बनाने में लगने वाली लागत। तो जैसे अगर मैं 8 रुपये में कोई प्रोडक्ट ला रहा हूं और 10 रुपये में बेच रहा हूं, तो वो प्रोडक्ट मेरे को 2 रुपये की कमाई दे रहा है। इस 2 रुपये की कमाई को कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अंशदान या योगदान। वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने में अपना योगदान देता है। तो ये जो लिखा है बिल्कुल सही है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन बटा हुआ सेल इंटू 100 करना पड़ता है, ये बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा, गलत लिखा हुआ है ये। अगर जो मैंने बात कही शुरू में
कि सबसे पहले आपको टेबल बनानी चाहिए, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। अगर इस हिस्से को आप फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। और मैं कहता हूँ, हमेशा कहा है, हर वीडियो में कहा है कि ये इस फॉर्मूले को आप बोलोगे एक फॉर्मूला है, मैं कहूँगा 3 फॉर्मूले हैं, एक याद कर लो, जैसे याद कर लिया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। तो अगर आपको कभी फिक्स कॉस्ट निकालने का मन करे, तो इसको उधर भेजो, प्रॉफिट को उधर भेजो, तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का जो गैप होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है। या कभी आपको कंट्रीब्यूशन निकालने का मन करे तो फिक्स कॉस्ट को उधर भेज दो कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का जो जोड़ होता है वो कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। तो चीज़ों को घुमा सकते हो आप। यानी इस हिस्से में आपको 6 फॉर्मूले बता सकता हूँ, 3 ये 3 और बता सकता हूँ। खैर, मैं ये कह रहा था, इसने क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, जबकि असलियत क्या है कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो ये जो लिखा है ना, ये फॉल्स है, मुझे मिल गया। एक्चुअली यही पूछा था इन्होंने, फॉल्स स्टेटमेंट मैंने पहचान लिया है। और कंट्रीब्यूशन के लिए आपको फिक्स खर्चा और प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है जो सही है। तो आपका इसका आंसर सी हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए समंकों से लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात करो। 2025 में इनकी कुल लागत 30,000 थी और कुल बिक्री 25,000 थी, तो इनको मैं कहूँगा घटा हुआ था। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉफिट स्लैश लिखा लॉस को लिखा ब्रैकेट में। पहले सीजन में इनकी कॉस्ट 30,000 है और सेल 25,000 है, सेल कम है इसलिए इनको 5,000 का लॉस हुआ था। और दूसरे सीजन में इनकी कॉस्ट 45,000 है और सेल 50,000 है, सेल ज़्यादा है तो इनको 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। इस क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो मैं घर से याद करके गया था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है। ठीक है, पर मैं देखा हूँ कि इस क्वेश्चन में मुझे कंट्रीब्यूशन या सेल्स कुछ दे ही नहीं रखा, तो मैं तो फंस गया। तो फिर मेरे को घर से एक और फॉर्मूला याद करके जाना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट भाजक चेंज इन सेल इनटू 100। कि सर क्या मतलब, प्रॉफिट में क्या बदलाव आया वो देखो और सेल में क्या बदलाव आया वो देखो। जैसे मेरा प्रॉफिट -5 से +5 हो गया, तो प्रॉफिट में जो बदलाव आया वो 10,000 का है। ठीक है, जैसे यूँ समझो ये लाइन है, तो अगर मैं -5 पे खड़ा था तो मैं -5 से ट्रैवल करके +5 पे पहुंच गया, तो मैंने ये दूरी भी नापी है और ये दूरी भी नापी है, तो 10,000 का चेंज आया है। और जैसे कि आप देख रहे हो, पहले सेल 25,000 थी और अभी सेल 50,000 है, तो इसमें जो बदलाव आया है वो 25,000 आया है। तो 10,000 बटा हुआ 25,000, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 3030 गया, 25 चौक 100, कुल मिला के 40%। मैं दावे से कहता हूं कि इनका जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो 40% रहा है। इसका आंसर सी होगा। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि पीवी रेशियो के 2 फॉर्मूले हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। दूसरी बात यह है कि अगर इसको क्वेश्चन को थोड़ा टफ सेट करना होगा तो ये इस क्वेश्चन में बोलता कि फिक्स कॉस्ट ज्ञात करो। अगर इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पूछता तो आपको और समय लगता, पर मेरा एक पर्पस सॉल्व होगा, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप ये बात सीखो कि जैसे पहला साल है, ये दूसरा साल है, इसको 2025 कह लो, इसको 2026 कह लो। पहले साल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहले साल में क्या था, पहले साल में आपकी सेल थी 25,000 रुपये, ये लिखा हुआ है, पहले साल में आपकी सेल थी 25,000 रुपये। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट जाती है तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जाती है तो प्रॉफिट आता है। आपको सेल का पता है, यानी टॉप लाइन पता है, और जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन में आपका सत्यानाश हो रखा है वो पता है कि आपको 5,000 का लॉस हुआ है, वो पता है। दूसरे साल में आपको सेल पता है, ठीक है, और दूसरे साल में आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 5,000 रुपये पता है, लेकिन बीच के 3 फिगर मिसिंग है। लेकिन अब जब तुम ये जान चुके हो कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 40% है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोलते हैं, तो 25,000 का 40% निकाल लो और 50,000 का 40% निकाल लो। 20 में से कुछ ऐसा घटाओ कि 5,000 पॉजिटिव आए, तो 20,000 में से आप 15,000 घटा दो, और 10,000 में से कुछ ऐसा घटाओ कि माइनस का 5,000 आए तो 15,000 आए। यानी मैं साबित करना चाहता हूँ कि फिक्स कॉस्ट देखो फिक्स रहती है, यहाँ पे भी फिक्स थी, यहाँ पे भी फिक्स है, जो 15,000 यहाँ थी वही यहाँ पे है। अच्छा, अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है 60% ऑफ सेल, तो 25,000 का 60% और 50,000 का 60%,
कुल मिला के आपको ये टेबल कंप्लीट करनी आनी चाहिए और इससे फिर आपके बहुत सारी बातों के जवाब तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है क्वेश्चन, 40% का आंसर आ चुका है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविच्छेद विश्लेषण को सही रूप में व्यक्त करता है? जो हमें टॉपिक सीख रहे हैं वो है संविच्छेद विश्लेषण। मैं जब छोटा था तो मैं जरूर सोचता था कि यार आदमी इतना नेगेटिव क्यों है, वो कमाने की नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है बस मेरी कॉस्ट कवर हो जाए। तो देखिए, कॉस्ट कवर होना पहला पड़ाव है। सबसे पहले जितने भी नए बिजनेसेस होते हैं, आप सोचो कभी आप नया काम शुरू करने का सोच के देखो। आपको एक बिजनेस आइडिया लाना है, एक दुकान लेनी है, धीरे धीरे एक एक करके ग्राहक जमाना है उस मार्केट में जहाँ कुछ लोग 5 साल से, 10 साल से, कुछ लोग 50 साल से, कुछ लोग 100 साल से धंधा कर रहे हैं। ऐसे में उनका ग्राहक आपको अपनी तरफ लाना है, कितना बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले इंसान का दिमाग यहाँ चलता है कि आपका ब्रेक इवन हासिल कब होगा, यानी कब आप अपने खर्चे कवर करने के लायक हो जाओगे। प्रॉफिट तो उसके बाद शुरू होगा। तो कई कंपनियां शुरुआती 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10-10 साल तक, जोमेटो जब अपन इतना चिल्लाते हैं, जोमेटो कंपनी न जाने कितने लॉसेस में गई है, अब जाके वो प्रॉफिट में आनी शुरू हुई है। तो आप और मैं तो कंपनी क्या ही है। बट ऐसा नहीं है कि हर कंपनी लॉस से ही जाती है, पर आपके दिमाग में एक मिनिमम फिगर होना चाहिए कि कम से कम अपने को कितने का धंधा तो करना पड़ेगा। फिर अपन देखते हैं कि उतना धंधा हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सा कथन बीईपी को सही व्यक्त करता है? बीईपी पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है बात। ये बात बिल्कुल सत्य वचन है कि बीईपी बिंदु पे न प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। बीईपी बिंदु पे टोटल रेवेन्यू जो होता है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विक्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य या कुल आगम बराबर कुल लागत, और कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट के होता है। वाक्य में हमारा इतना ही कंट्रीब्यूशन आता है, उतनी ही फिक्स कॉस्ट आती है और नीचे प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों सही है। ब्रेक इवन पॉइंट को बोलने बताने के ये 3 तरीके होते हैं, ये तीनों तरीके देख लो और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ABC इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रति इकाई 15 रुपये पे बेचती है। एक निश्चित अवधि में यदि वह उत्पादन करती है और 8000 यूनिट की सेल करती है तो वो हर यूनिट पे 5 रुपये का लॉस उठाती है। यदि वो उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर 20,000 यूनिट तक कर देती है तो वो प्रति इकाई 4 रुपये का लाभ अर्जित करती है। तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होगी। ओके, इतना लंबा क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को लगा यार एकदम से तो मेरे से सॉल्व होगा नहीं क्वेश्चन, तो मैंने कहा चलो अपन टेबल बना लेते हैं। सर ने कहा था कि अपन हर क्वेश्चन में टेबल बनाएंगे। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। पहले सीजन में इन्होंने क्या किया? पहले सीजन में इन्होंने 8000 यूनिट को बेचा। ये 8000 मैंने यूनिट लिखा। इन्होंने ये भी बताया कि वो सेल जो करते हैं वो 15 रुपये के हिसाब से करते हैं। तो 8000 को जब 15 रुपये के हिसाब से करेंगे तो इनका सेल हो गया 1,20,000 रुपये। ये भी मानते हैं कि जब हम इतना यूनिट बना रहे थे, बेच रहे थे, तो अपने को 5 रुपये पर यूनिट का नुकसान हो रहा था। यानी एक यूनिट पे 5 रुपये का नुकसान, तो 8000 यूनिट पे उनको 40,000 का नुकसान हो रहा था, यानी 40,000 माइनस है। इस माइनस का मोटे तौर पे मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन इतना भी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट कवर कर हो सके। मतलब सेल हो रही है पर सेल पे इतनी भी बचत नहीं हो रही कि इनकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, मैंने कहा फिर बोले बाद में हमारी किस्मत खुल गई, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, हमने ज़्यादा माल बेचना शुरू कर दिया। और यही होता है धंधे में, यही होता है, पेशेंस होता है, आपको धंधा जमाना पड़ता है। 20,000 यूनिट जब हुई तो सेलिंग प्राइस तो 15 रुपये रहेगा, तो 20,000 पे इनकी सेल आने लग गई 3 लाख की। और इन्होंने ये कहा कि हम 4 रुपये कमाने लग गए, 4 रुपये हर यूनिट पे। तो 20,000 यूनिट पे ये 80,000 रुपये पॉजिटिव चले गए। तो जो बंदा -40 में था वो 80 पॉजिटिव हो गया। तो आपको निकालना आना चाहिए चेंज इन प्रॉफिट। अगर आप 40 से 80 होते तो चेंज मात्र 40,000 का होता, लेकिन आप -40 से 80 पे गए हो तो आपका चेंज इन प्रॉफिट है 1,20,000। आपका चेंज इन प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये। और दूसरी अपॉन में क्या चाहिए? अपॉन में चाहिए चेंज इन सेल। तो 1,20,000 से 3 लाख होने का मतलब है आपके अंदर 1,80,000 का चेंज आया। इसको परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए × 100 लगाएंगे। ऊपर 120 है, नीचे 180 है, तो ये हो गया 66.67%। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये स्थिति बनी 2/3 की। और इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करो तो 66.67%। अब
ये जो आया है, ये जो आपका 66.67% आया है 2/3, ध्यान देना यहाँ पे ये लिखा मैंने 2/3, इसका मतलब इनकी वेरिएबल कॉस्ट है 1/3। 15 का 2/3 करोगे तो 10 रुपये आएगा, 15 का 2/3 करोगे तो 10 रुपये आएगा, और 15 का 1/3 करोगे तो 5 रुपये आएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये लोग 5 रुपये का प्रोडक्ट 15 रुपये में बेच रहे हैं। और मैं फिगर्स को पूरा करता हूँ, 8,000 इंटू 10, यहाँ 80,000 रुपया इनका कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन 80,000 था, उनको 40,000 का नुकसान करना है, इसका मतलब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपये रही होगी, और 20,000 यूनिट पे 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख सेल रही होगी, और 2 लाख सेल में से 1,20,000 इनकी फिक्स कॉस्ट होगी, तो 80,000 का इनको प्रॉफिट हुआ है। बस इन्होंने जो मुझसे पूछा था वो पूछा था कि हर इकाई पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो हर इकाई की वेरिएबल कॉस्ट इनकी 5 रुपये आएगी, तो प्रति इकाई 5 रुपये। इनको सी बड़ा फेवरेट है, बार बार सी आंसर आ रहा है, ऐसा तुक्का मत लगाना, बट ठीक है। इनका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 रुपये यूनिट आ रहा है, और बाय द वे में से फिक्स कॉस्ट पूछता तो फिक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपये आएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीवी रेशो के लिए आपको चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, बहुत जगह काम आता है, ठीक है भाई। क्या हुआ तेरे को? 5, ठीक है। ये सारा टेबल कैलकुलेशन पीछे आगे दे रखा है ना। अच्छा, सुरक्षा सीमा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जो सेल हम कर रहे हैं, एक सेकेंड, जो सेल हम कर रहे हैं और जो सेल हमें करनी चाहिए उसका जो गैप होता है उसे अपन बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। और एक होता है आपका एमएस, या तो परसेंटेज में बोलते हैं या उसको बोलते हैं एमएस रेशो। अगर एमएस रेशो पूछा जाए तो एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल इनटू 100। तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आज की वीडियो में अपन कवर भी करेंगे। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एब्सोल्यूट वैल्यू में निकालना हो तो एक्चुअल सेल और बीईपी सेल का गैप करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्टेड सेल, एक्चुअल सेल, जो सेल हमने सोची थी और जो सेल एक्चुअल सेल हुई, इन दोनों का जो गैप होता है उसको सेल वेरिएंस बोलते हैं। जो सेल हम सोच के चले थे बजटेड सेल, और जो एक्चुअल में सेल हमने हासिल की, उसका जो गैप होता है उसको सेल वेरिएंस बोलते हैं। तो ये आंसर नहीं है। अच्छा, बीईपी सेल और प्रोजेक्टेड सेल इस तरह का कोई नहीं होता है। अच्छा, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर सी आंसर आया है, और एक्चुअल सेल में से सीओजीएस हटाओगे तो जीपी आएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन को कोई मतलब हो, पर फिर भी इसमें 4 में से 3 ऑप्शन का सेंस निकल रहा है, तो मैंने कहा हाथों हाथ ये भी कवर हो जाएगा। तो बस एक्चुअल सेल और बीईपी सेल का जो गैप होता है दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 10वां क्वेश्चन कहता है बिक्री का परिवर्तनशील लागत के ऊपर का आधिक्य क्या कहलाता है? मतलब सेल वेरिएबल कॉस्ट से जो ज्यादा होती है, ठीक है। सपोज करो कि हम कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट हम लाते हैं मान लीजिए 25 रुपए का, और वो हम बेचते हैं मान लीजिए 40 रुपए का। तो हमारा जो 15 रुपए का गैप है, आम भाषा में आपको इसको प्रॉफिट लगेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको अपन कंट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको अपन अंशदान कहते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो गैप होता है, या कहें वेरिएबल कॉस्ट से जो ज़्यादा वाला पार्ट होता है, जो अधिक वाला भाग होता है, उसे हम कंट्रीब्यूशन कहा करते हैं। तो ये सेकंड आंसर आएगा। बहुत देर बाद बी आया, पर ठीक है, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि विक्रय 20 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो और लाभ 2 लाख से बढ़कर 4 लाख हो जाए तो लाभ मात्रा अनुपात क्या होगा? तो ये उसी क्वेश्चन को बोलने का दूसरा तरीका है। इन्होंने क्या बोला कि इनकी जो सेल है वो पहले 20 थी और 20 से बढ़ के 30 पे हो गई, तो कितना चेंज आया? 10 लाख का। और इनका प्रॉफिट क्या था? 2 लाख रुपए से बढ़कर कितना हो जाए? 4 लाख हो जाए, तो कितना चेंज आया? 2 लाख रुपए का। तो पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला है? ये वाला, चेंज इन प्रॉफिट बटा हुआ चेंज इन सेल। इसका ये फॉर्मूला भी है बेटा, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, चेंज की स्पेलिंग CHANGE होता है, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन बटा हुआ चेंज इन सेल, ये भी फॉर्मूला है। तो जो
आपका प्रॉफिट में बदलाव आया वो आया 2 लाख का, और आपका जो सेल में बदलाव आया वो आया 10 लाख का। आप इसको आराम से सॉल्व करो, ये आपका आ गया 20%। और फिर मेरा कहना मान के आप टेबल की प्रैक्टिस करो, बारंबार प्रैक्टिस करो, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जैसे पहले ये सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट नतीजा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नतीजा प्रॉफिट। पहले ये कह रहे थे सेल 20 लाख है, पहले ये कह रहे थे कि प्रॉफिट हमारा 2 लाख है, और अब आपका पीवी रेशो 20% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% है। तो 20 लाख का 80% हो गया 16 लाख, 20 लाख का 20% हो गया 4 लाख, 4 लाख का कंट्रीब्यूशन है और 2 लाख का प्रॉफिट है, इसका मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 2 लाख रुपए रही होगी, और ये 2 लाख यहाँ होगी तो यहाँ पे भी ये 2 लाख ही होगी, यही होना चाहिए। और दूसरे सीजन में आपकी सेल थी 30 लाख की, ये पहला सीजन है, ये दूसरा सीजन है, और 30 लाख का 80% होता है 24 लाख, 30 लाख का 20% होता है 6 लाख, 6 लाख में से 2 लाख गया तो 4 लाख हुआ। अब एक बात मैं आपको लिवरेज वाले चैप्टर से कनेक्ट करूं, लिवरेज वाला चैप्टर हो सकता है जो सुन रहे हैं मुझे किसी कोर्स में हो किसी के नहीं, पर फर्स्ट ग्रेड में दोनों चैप्टर कोर्स में उनके लिए बता रहा हूं खास करके। आप यहां गौर करो तो आपका सेल में जो इजाफा हुआ है वो 50% हुआ है। आपके सेल में जो इजाफा हुआ है 20 लाख से 30 लाख, तो आप इजाफा देखेंगे भाई चेंज कितना आया, चेंज आया 10 लाख का, परसेंटेज में निकालोगे तो कितना आया 50%, जबकि आपका ये डबल हो गया। डबल का मतलब है इसमें आपका चेंज आया 100%। तो ये अगर इसको अपन कहें टॉप लाइन और इसको कहें बॉटम लाइन, तो आपकी टॉप लाइन में 50% चेंज हुआ है, जबकि आपकी बॉटम लाइन में 100% परिवर्तन हुआ है। यहां आपका परिवर्तन डबल है, इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 2 है। ये जस्ट मैंने ऐसे ही बताया आपको। और एक बात और ये है कि ये प्रॉफिट होने का मतलब, ये प्रॉफिट होने का मतलब है कि ये बिंदु बीईपी बिंदु से ऊपर है। अगर इस क्वेश्चन में अपने को बीईपी निकालना होता तो बीईपी के लिए अपन निकालते फिक्स कॉस्ट अपॉन में करते पीवी रेशो। हमारे को फिक्स कॉस्ट कितनी है 2 लाख, और पीवी रेशो कितना है 20%। 2 लाख बटा 20% करोगे सॉल्व करने पे आएगा 10 लाख। यानी अगर ये लोग, ये 10 लाख क्या है, कट ऑफ पॉइंट है, अगर ये लोग 10 लाख रुपए से नीचे सेल करेंगे तो उनको लॉस होगा, अगर ये 10 लाख के ऊपर सेल करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, और अगर ये 10 लाख की सेल करेंगे तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। तो बीईपी बिंदु हमारे जहन में होना चाहिए। अभी ये लोग बीईपी बिंदु से ऊपर हैं तो इनको बातें आ रही है, इनको मजा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन रेशो 30%, फिक्स कॉस्ट है 75,000 रुपये प्रति महीना, बातों पे ध्यान दिया करो, घुमा देता है 75,000 रुपये महीना। प्रॉफिट इनको कमाना है 15,000 रुपये प्रति महीना। तो अब देखो इनकी चाहत बढ़ रही है, इन्होंने बोला कि बताओ हर साल कितनी सेल करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, जब हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट तो हम भगवान से क्या प्रे करते हैं कि भगवान बस हमारी फिक्स कॉस्ट निकल जाए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, हमारा बस खर्चा निकल जाए। लेकिन एक होता है कि भगवान हम कितनी सेल करें, या हमारी इतनी सेल करा दे कि हमारे को फिक्स कॉस्ट भी निकल जाए और हमारी डीपी भी लग जाए। डीपी मतलब डिज़ायर्ड प्रॉफिट, डीपी मतलब वो नहीं है जो डिस्प्ले प्रोफाइल होती है डिज़ायर्ड प्रॉफिट, या इसको टारगेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। कि भगवान अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉस्ट तो कवर हो ही हो, साथ ही साथ मेरे को मनोवांछित लाभ जो मैं चाहता हूँ वो प्रॉफिट हासिल हो जाए अपॉन में पीवी रेशो। जैसे अगर इनकी बात सुने तो ये चाहते हैं कि भगवान मेरी 75,000 रुपये मैंने शोरूम लगाया है तो 75,000 की तो मंथली कॉस्ट कवर हो जाए, और ज़्यादा नहीं, मैं 15,000 कमा लूँ। तो इसके दिमाग में चल रहा है कि मेरा 90,000 रुपया आ जाए, 75,000 मेरे को खर्चा निकालना है इसलिए, और 15,000 मुझे कमाई करनी है इसलिए। तो 90,000 है ऊपर, और नीचे आपका पीवी रेशो गिवन है, तो 90,000 रुपये। अच्छा एक और बात अपन कर सकते हैं, 90,000 रुपये आपको पर महीना चाहिए, तो आपका जो 12 महीने का टारगेट है, 12 महीने में आपको 10,80,000 रुपये चाहिए, और अपॉन में 30%। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 30 अपॉन में रह जाएगा, इंटू 100 चला जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 3 तरीका 9, 3 चिंग 18, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 36 लाख। तो मेरी प्रे है, अरज है भगवान से कि भगवान मेरी 36 लाख रुपए की सेल हर साल होनी चाहिए, 36 लाख रुपए की हर साल सेल होनी चाहिए। या अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करते तो 90,000 बटावा 30 इंटू 100, तो भगवान मेरी 3 लाख रुपए की मंथली सेल होनी चाहिए, या
मेरी 36 लाख रुपए की हर साल सेल होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप टेबल बना के देखना, अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, आपको 15,000 रुपये प्रति महीना लाभ होने लग जाएगा। इन्होंने में से विक्रय जो पूछा है वो प्रति वर्ष में पूछा है, इसलिए मैं 36 लाख रुपए आंसर दूंगा। डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हम फॉर्मूले कवर कर रहे हैं इस चैप्टर के, मोस्टली फॉर्मूले कवर हो गए हैं, कुछ फॉर्मूले अभी और आएंगे। समविच्छेद बिंदु विश्लेषण जो हम ये कर रहे हैं उसमें स्थायी लागत में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा, मैं अब आपको जल्दी बताता हूं, बात डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। अगर आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ गया तो क्या होगा, देखो ये आपका फॉर्मूला है बीईपी का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। ऐसे में अगर आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ गया, यानी आपका ये अंश वाला पैटर्न बढ़ गया, तो आपका बीईपी बढ़ जाएगा, यानी आपका बीईपी देर से हासिल होगा। सोचो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट है 90,000 रुपया, तो 90,000 रुपये को कवर करने के लिए आपको 4.5 लाख की सेल करनी पड़ेगी, लेकिन वहीं आपकी फिक्स कॉस्ट 90,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाए, तो उस 1 लाख को कवर करने के लिए आपको 5 लाख रुपए की सेल कवर करनी होगी। यानी यही इंसान के साथ भी होता है, अगर आप समझो इसको, इंसानी चाहत के साथ जोड़ो। अगर आपके परिवार का खर्चा 90,000 रुपये है तो इतनी सेल पे काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके परिवार का खर्चा 1 लाख है, खर्चा आपने बढ़ा लिया, तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी, ज़्यादा बीईपी आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इससे फिक्स कॉस्ट में बढ़ने से पीवी रेशो पे कोई प्रभाव नहीं होता। आप सोचो टेबल के अंदर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, आपका पीवी रेशो का फैसला इन 3 फैक्टर से होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बटा हुआ सेल लगाने से होता है, यानी फिक्स कॉस्ट तो इसके बाद आता है। तो कहने का मतलब अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ भी गई तो फिक्स कॉस्ट के बढ़ने का इन तीनों पे तो कोई फर्क है ही नहीं, तो ये कहना कि पीवी रेशो कम हो जाएगा ये गलत है। आपका बीईपी बिंदु बढ़ जाएगा बिल्कुल। टू कवर द मोर फिक्स्ड कॉस्ट, टू कवर द एडिशनल कॉस्ट, आपको थोड़ा और चलना पड़ेगा, आपका समविच्छेद बिंदु डेफिनेट बढ़ेगा। आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी क्या, इसको चेक कर लेते हैं। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। अपन इमेजिन करें कि सपोज करो इसकी एक्चुअल सेल 6 लाख है और पहली स्थिति में इसकी बीईपी सेल 4.5 लाख है, तो इसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1.5 लाख हुआ। लेकिन दूसरी स्थिति में एक्चुअल सेल 6 लाख है, बीईपी सेल 5 लाख है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 लाख हुई। तो टेक्निकली समझें, आप बातों को बातों से जोड़ना, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो बीईपी बढ़ेगा, और बीईपी बढ़ेगा तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा, आपका सेफ्टी नेट कम हो जाएगा। पहले आपका सेफ्टी 1.5 लाख था, बीईपी एक बर्निंग पॉइंट होता है, आप बर्निंग पॉइंट से पहले ज़्यादा ऊपर चल रहे थे, ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब अगर बीईपी लेवल बढ़ गया तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल कम हो जाएगा। ये जो लिखा है वो गलत लिखा है, और कंट्रीब्यूशन में कमी हो जाएगी, ये पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली फिक्स कॉस्ट के चेंज होने से ये वाला फैक्टर अप्रभावित रहता है। इसके अंदर बी सही है, बी सही है। होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ ये बातें, ठीक है। बाकी तो आप टेबल 8 या 10 बार टेबल बना लोगे ना, तो आपको मेरी हर बात समझ आएगी, ठीक है। इसके बाद है आसान, बड़े देर के बाद रिलैक्स किया है इसने, कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट्स में निकालना हो तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है हम भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, यू अगर आपको ये याद करने का तरीका है, अगर बीईपी को यूनिट्स में निकालना है तो आपको ये लगाना है, और अगर आपको बीईपी आर तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर, पीवीआर सिनेमा म्यूजिक, अरे आर से जबरदस्ती आर कनेक्ट किया है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले फिक्स कॉस्ट के हैं। ये फॉर्मूला बताता है कि आपको कितनी यूनिट यानी कितनी मात्रा बेचनी पड़ेगी, और ये उसी बात को रुपीस में एक्सप्रेस करता है कि आपको कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी। एक ही बात को बोलने के 2 तरीके हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ये से आपका फॉर्मूला है बीईपी इन रुपीस का। फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये बिल्कुल सही है, ये आपका फॉर्मूला है बीईपी यूनिट्स का। वेरिएबल कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन, ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, और सेल अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्या रहा कुल मिला के, हाँ फिर एंड टाइम में फिसल मत जाना, इकाइयों में इकाई। अब कुछ लोग बताएंगे सर ऐसे ट्रिक होता है, कोई ट्रिक है क्या, सीधा आपको जो फॉर्मूला है याद करना है, इसमें क्या ट्रिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रदत्त आपको गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000 है,
प्रॉफिट 20,000 है, सेल 3 लाख है, तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। कई बार क्या होगा, एकदम से आपका दिमाग नहीं चलेगा कि यार इसमें क्या दे रखा है, क्या मांगा। मान लो मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसमें, क्या क्या दे रखा है, क्या मांग रहा है, पता नहीं क्या 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 बोल रहा है। तो सेल, ये तो मुझे याद है ना, ये तो मैं घर से याद करके गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। अब मैं इसको भरने की कोशिश करता हूँ। सेल 3 लाख है, लिख दिया, प्रॉफिट 20,000 दे दिया। अब मैं, मेरे 3 फिगर मिसिंग है, खास करके मेरा फिक्स कॉस्ट मिसिंग है, मेरा क्वेश्चन अटक गया। तो फिर मैंने देखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखा है। अच्छा, मुझे याद है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, लेकिन ये फॉर्मूला आपका लग नहीं पाएगा इस क्वेश्चन में। आप लगाओगे तो एक्चुअली क्या आपको सेल मिल जाएगी, पर आपको फिर बीईपी नहीं मिल पाएगा। तो फिर एक और फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, एक और फॉर्मूला होता है प्रॉफिट भाजक पीवी रेशो, ये फॉर्मूला होता है। तो बस अब ये वाला लगाते थे। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000 दे रखा है और आपको प्रॉफिट 20,000 दे रखा है, तो पीवी रेशो मिसिंग है। पीवी रेशो के लिए ये इधर जाएगा, 80,000 नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो पीवी रेशो बराबर 20,000 भाजक 80,000। इसको सॉल्व किया तो 1/4 हुआ। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया तो मेरा पीवी रेशो 25% आ गया। बस जय माता दी, काम हो गया अपना। तो बस मस्त रहो, पीवी रेशो 25% आ गया। तो ये आपका 25% आ गया, ये आपका 75% हो गया। 3 लाख का 75% 2.25 लाख होता है। 3 लाख का 25% 75,000 होता है। 75,000 रुपये और इस 20,000 का जो गैप होता है वो 55,000 होता है। यानी डेफिनेटली इनकी जो फिक्स कॉस्ट रही होगी वो 55,000 रुपये रही होगी। बस हो गई बात ख़त्म। इसने मुझसे यही पूछा था, सी तो इनका फेवरेट है। चलो दामाद जी लगते हैं, बार बार सी आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। यदि स्थिर लागत कम हो जाए, यदि फिक्स कॉस्ट कम हो जाए जबकि वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो, तो नया संविच्छेद बिंदु पुराने संविच्छेद बिंदु की अपेक्षा क्या होगा। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट बन चुके हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, जैसे मेरे क्लियर है, नहीं तो फिर मैं टेबल लगा के करूंगा। मैं बताता हूँ ये क्या कह रहा है, फिक्स कॉस्ट कम हो गई। अब मुझे पता है कि बीईपी का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो या सीपीयू, जो भी लगाना हो। इनका क्या कहना है, फिक्स कॉस्ट कम हो गई। अगर ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा। ठीक है, अपन वैसे कर लेते हैं। चलो, आपका फिक्स कॉस्ट है मान लेते हैं 40,000 और आपका पीवी रेशो है 20%, तो 40,000 बटाओ 20% करने पे क्या आया, 2 लाख रुपए। अब अगर इन्होंने कहा कि इनकी फिक्स कॉस्ट गिर गई, फिक्स कॉस्ट गिर के मान ले 30,000 हो गई। पहले इनकी फिक्स कॉस्ट 40,000 थी, इन्होंने एक नौकर को निकाल दिया, फिक्स कॉस्ट 30,000 हो गई। तो 30,000 रुपया, यानी छोटा टारगेट 40,000, बड़ा टारगेट थोड़ा देर से अचीव होगा, ये छोटा टारगेट है जल्दी अचीव होगा। तो 30,000 बटा 20% 1.5 लाख। मैं बस कहना चाहता हूँ, समझना बात को, कि पहले फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको 2 लाख की सेल करनी पड़ती थी। अब फिक्स कॉस्ट चूंकि कम हो गई तो आपको कम सेल करनी पड़ेगी, यानी आपके बीईपी में गिरावट आएगी। तो ये कह रहा था कि अगर फिक्स कॉस्ट कम हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो, चूंकि वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा तो पीवी रेशियो सेम रहेगा, तो नया संविच्छेद बिंदु जो होगा वो पहले की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। नया संविच्छेद बिंदु जो होगा वो पहले की अपेक्षा कम होगा। इसका आंसर ए आएगा, लोअर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, मल्टीपल प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आते भी नहीं है, वो थोड़े टफ होते हैं। एक कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, उसके लिए डेटा दे रखा है, हर यूनिट का सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, हर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपए, फिक्स कॉस्ट है 96,000। सेल हमने बजट में सोच रखी है कि हम 30,000 यूनिट बेचेंगे, सब कुछ तो सालों ने सोच ही रखा है, हमसे क्या पूछ रहा है। तो सुरक्षा का मार्जिन कितना है, यानी इन्होंने पूछा है एमएस रेशो, वो भी परसेंटेज में, या तो एमएस रेशो बोल लो या एमएस इनको परसेंटेज में चाहिए। तो मैंने कहा चलो यार मेरे को तो ज़्यादा आ नहीं रहा, पर सर ने एक ही बात बोली है, बार बार उसी चीज़ पे मैं रहता हूँ। हम 30,000 यूनिट को बेचेंगे 12 रुपए, 3,60,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए, कंट्रीब्यूशन 4 रुपए। 8 का माल हम 12 में बेच रहे हैं। 8 रुपए में चाय बनाते हैं, 12 रुपए में बेचते हैं, 4 रुपए कमाते हैं। अच्छा,
और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमारी फिक्स कॉस्ट है 96,000। तो मज़े हैं, अभी अपन 24,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के दो तरीके हैं। आप चाहो तो एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल से जाके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हो, वो तरीका तुम्हें आता है। मैं इस तरीके पे प्रैक्टिस करा देता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आप प्रॉफिट बटावा पीवी रेशो कर सकते हो। जैसे इनका प्रॉफिट जो है वो 24,000 है और इनका जो पीवी रेशो है, पीवी रेशो आपको बनाना पड़ेगा। पीवी रेशो कैसे बनता है, कंट्रीब्यूशन बटावा सेल्स से बनता है। जैसे 4 रुपये इनका कंट्रीब्यूशन है और 12 रुपये इनकी सेल वैल्यू है, तो इनका पीवी रेशियो है 33.33%। इसको 1/3 आपको बोलना आना चाहिए। 24,000 के नीचे आप 1/3 रखोगे ना, तो सॉल्व करने पे 3 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल में, तो 72,000 आ जाएगा। तो इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 72,000 रुपये। लेकिन इनको ये आंसर नहीं चाहिए, इनको चाहिए MS रेशो। तो MS रेशो बनाने के लिए आप ऊपर रख दोगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नीचे रखोगे एक्चुअल सेल, इंटू करोगे 100। जैसे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 72,000, यह 72,000, और एक्चुअल सेल, आपकी एक्चुअल सेल है 3,60,000, तो 72,000 बटावा 3,60,000 सॉल्व करोगे तो ये आ गया 20%। आपका MS रेशो है 20%। यानी इसका मतलब क्या है, आज के दिन हम जो सेल कर रहे हैं उसमें हम कट ऑफ से 20% ज़्यादा चल रहे हैं, या जो हमारा कट ऑफ सेल होना चाहिए उससे हम 20% ज़्यादा चल रहे हैं मोटे मोटे तौर पे। तो MS रेशो 20% है। एक बात बस आपको यूँ बोलूँगा, अगर ये आपकी सेल लाइन है और अगर आपका 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसका मतलब 80% तक तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। आपका आज के इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आपका बीईपी है 80% ऑफ सेल और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20% ऑफ सेल। 20%, इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 यूनिट प्रति वर्ष है, तो बीईपी तो उन्होंने निकाल ही लिया, मतलब इनको पता है कि 6,000 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होगा। विक्रय मूल्य 90 रुपये यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपये यूनिट है, तो कंपनी की स्थायी लागत क्या है। तो बस जब हमें ये पता है कि ये बीईपी का फॉर्मूला है, अगर आप समझो बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू, है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इनको पता है कि हमको 6,000 यूनिट पे हमारा बीईपी हासिल हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट इनका मिसिंग है, अपॉन में आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वापस लिखते हैं, ये 6,000 फिक्स कॉस्ट मिसिंग है और आप 40 का माल 90 में बेच रहे हो, 40 का माल 90 में बेच रहे हो, तो ये हो गया 50 रुपये, है ना। बस अब सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6,000 अगर 10 से इंटू होता तो 60,000 होता, तो ये 3 लाख हो जाएगा। इसका मतलब इनकी फिक्स कॉस्ट जो है, इनकी फिक्स कॉस्ट 3 लाख है। और मैं फिर कहूँगा कि आप इसको टेबल बना के अपने आंसर को चेक कर सकते हो। यहाँ से सेल से चलाना शुरू करना, प्रॉफिट पे लाके ख़त्म करना, और आप देखोगे कि अगर आप 6,000 यूनिट पे टेबल बनाओगे, 6,000 इंटू 90, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 6,000 इंटू 40, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6,000 इंटू 50, और फिक्स कॉस्ट 3 लाख। फिक्स कॉस्ट इन्होंने दे नहीं रखी, पर फिक्स कॉस्ट 3 लाख आ गई थी, तो इनका प्रॉफिट हो गया 0। तो बिल्कुल मेरा आंसर क्रॉस चेक होता है और हमेशा की तरह सी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो 3 सही हैं इसमें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है, ये MS का सही फॉर्मूला है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के लिए चेंज इन कंट्रीब्यूशन बटा चेंज इन सेल चलेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल भी चलेगा, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बटा चेंज इन सेल भी चलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, क्या बात है, सारी सत्य वचन। और रिक्वायर्ड सेल निकालनी हो तो डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, यहाँ पे थोड़ा सा धोखा हो गया है, मैं आपको बता दूँ एक बार फिर। ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हासिल करना है तो फिक्स कॉस्ट कवर होनी चाहिए, और अगर रिक्वायर्ड सेल का मतलब है कितनी सेल करनी पड़ेगी, कितनी सेल करनी पड़ेगी अगर मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। तो आप समझ लो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस इसमें क्या है कि इसमें आपको प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं चाहिए और इसमें आपको प्रॉफिट के नाम पे कुछ इच्छित प्रॉफिट चाहिए। तो रिक्वायर्ड सेल, जिसको अपेक्षित बिक्री बोलते हैं, अपेक्षित बिक्री या समझो कितनी बिक्री वांछित है,
तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है। इन्होंने देखो, इन्होंने केवल डिजायर्ड प्रॉफिट लिया, फिक्स कॉस्ट तो लिया ही नहीं, भूल गए, तो ये फॉर्मूला गलत हो गया, तो ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, बाकी के 30 क्वेश्चन आपको ऐप पे मिलेंगे, ऐप पे प्रैक्टिस कीजिएगा। निम्नलिखित सूचनाओं से इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे फर्म को 80,000 का लाभ हो। वापस इसके मन में प्रॉफिट कमाने की इच्छा है। विक्रय मूल्य 25 रुपये, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 12 रुपये, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपये, फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट 5 लाख रुपये, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 3 लाख रुपये। मैंने कहा यार भाई क्या क्या दे दिया तूने। अब टेबल, सबसे पहले सेल, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है 25 रुपये, और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपये बनाने में लगती है, 3 रुपये उसको बेचने में लगती है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी 15, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 10 रुपये, है ना, कंट्रीब्यूशन हो गया 10 रुपये यूनिट। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट बेचने में 3 लाख लगती है और कारखाने में 5 लाख तक लगती है, तो 8 लाख। तो यूँ समझो कि एक साल का मान लो, एक साल का 8 लाख का खर्चा है, 8 लाख का खर्चा है और 80,000 आपको लाभ कमाना है। आप कह रहे हो भगवान ज़्यादा नहीं, पर 80,000 का लाभ तो हो जाए, तो कितनी सेल करनी होगी? अगर आप फिक्स कॉस्ट के साथ कुछ कमाना चाहते हो, अगर आप 8 लाख रुपए का खर्चा और 80,000 रुपये का मुनाफा कमाना चाहते हो, यानी आपके दिमाग में टोटल टारगेट हो गया 880 का, 880 का टोटल टारगेट हो गया, तो आपको 88,000 यूनिट्स बेचने होंगे। आपको 88,000 यूनिट्स बेचने होंगे। अगर रुपए में निकालना हो तो आप 25 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। पर इसने यही पूछा था कि बताओ हमें कितनी इकाइयाँ बेचनी होगी अगर हमें 80,000 का लाभ कमाना हो, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आपको 88,000 यूनिट्स बेचनी होगी टू गेट दैट डिजायर्ड प्रॉफिट। तो सी आंसर आया है। होपफुली मैं आपको समझा पाया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ बोलना बताना हो तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात हो सकती है। चलिए ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा।